नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द इकोनॉमिस्ट में। तो कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं कि आप सब बढ़िया हैं। तो शुरुआत करते हैं एक कोट के साथ ही। तो आज बात कर रहे हैं, इफ़ यू आर नॉट विलिंग टू लर्न, नो वन कैन हेल्प यू, एंड इफ़ यू आर डिटरमाइंड टू लर्न, नो वन कैन स्टॉप यू। बहुत सिंपल सी बात है। अगर आप पढ़ना चाह रहे हो, आपको पढ़ाई में मज़ा आ रहा है, तो आपको कोई नहीं रोक सकता आगे बढ़ने से। तो आप आगे बढ़ोगे बढ़ोगे। लेकिन अगर आप पढ़ना ही नहीं चाह रहे, आपके अंदर इच्छा ही नहीं है, चाहत ही नहीं है पढ़ने की, तो आपको कोई पढ़ा भी नहीं सकता। चाहे कितने भी बढ़िया से बढ़िया एजुकेटर जो है आपके सामने आ जाए, बढ़िया से बढ़िया प्रोफेसर्स आपके सामने आ जाएं, तो आप नहीं पढ़ोगे, क्योंकि आप चाह ही नहीं रहे कि हमने आगे बढ़ना है, हमने सीखना है कुछ। तो अगर आप आगे बढ़ रहे हो तो आप कोशिश करो, भूख रखो पढ़ने की। जब भूख रखोगे पढ़ने की तो आपको मज़ा आएगा। जिज्ञासा रखो, जिज्ञासा रखो कि मैं एक नया टॉपिक पढ़ने जा रहा हूँ तो उसमें मुझे क्या नया सीखने को मिलेगा। और जो भी ऐसे इस तरीके से आगे बढ़ोगे ना, तो आपको आपकी मेमोरी में वो चीज़ छप जाएगी और वो आपको हमेशा याद रहेगी, जल्दी भूलेगी नहीं वो चीज़। तो इस तरीके से अपनी स्टडी रखो, पढ़ाई रखो, चाहे आप कोई भी कोर्स कर रहे हो, चाहे आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, और आपका जो भी यहाँ पर गोल है उसके रिगार्डिंग ऐसे आगे बढ़ो, इसी तरीके को फॉलो करते चलो और कंसिस्टेंसी रखो, लगातार पढ़ो। कहने का मतलब है, ऐसा नहीं है कि सारा एक ही दिन में पढ़ देना है। रोज़ पढ़ो, थोड़ा थोड़ा पढ़ो, लेकिन कंसिस्टेंसी रखो, उसको मत तोड़ने दो, उसको बरकरार रखो। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है लाइफ में। अगर कंसिस्टेंसी रहती है ना, तो आप अपने गोल को डेफिनेटली अचीव करते हैं। तो चलिए अब थोड़ा सा ओवरव्यू देखते हैं। तो ओवरव्यू में रोज़ हम डेली एडिशन जो है इकोनॉमिक टाइम्स न्यूज़पेपर का डिस्कस करते हैं। तो ये आज का न्यूज़पेपर है। शुरुआत कोट से होती है, फिर एडिटोरियल डिस्कशन होता है, उसके बाद फ्रंट पेज से लेके अराउंड द वर्ल्ड तक जितने भी पेजेस हैं, सभी पेजेस की इंपॉर्टेंट न्यूज़ डिस्कस होती हैं। फिर शीशे के सामने में तीन वोकैबुलरी के वर्ड्स होते हैं। फिर इकोनॉमिक कंसेप्ट में एक इकोनॉमिक का कंसेप्ट होता है, और फिर नक्शे में एक मैप आपको मिलता है जिसको आपने आइडेंटिफाई करना होता है। और लास्ट में जो पिछले नक्शे की डिटेल्स हैं, जो मैंने लास्ट में क्वेश्चन पूछा होता है मैप का, उसका मैं खुद ही आंसर देता हूँ अगले लेक्चर में। तो चलिए अभी शुरुआत करते हैं। अगर आपको इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल जो उसको ज्वाइन कर सकते हो, जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। और शुरुआत करने से पहले एक लाइक ज़रूर कर दें और इस लेक्चर को शेयर ज़रूर कर दें। तो अभी ये लेक्चर मैं जो है ना सेकंड टाइम मैं अभी रिकॉर्ड करने जा रहा हूँ। फर्स्ट टाइम जब रिकॉर्ड किया था 1 घंटे की रिकॉर्डिंग हो गई थी, और उसके बाद जो है एरर आ गया लैपटॉप में, और वो सारी की सारी रिकॉर्डिंग जो थी वो डैमेज हो गई। अभी इसीलिए ये लेक्चर थोड़ा लेट हो सकता है, आज लेट अपलोड हो, तो उसका रीज़न यही है कि अभी दोबारा से रिकॉर्डिंग चल रही है। तो चलिए शुरुआत करते हैं फर्स्ट आर्टिकल के साथ। तो फर्स्ट आर्टिकल में बात कर रहे हैं, रेयर डिजीजेस कॉल फॉर स्टेप्ड अप R&D, सो मेक रेयर डिजीजेस कंट्रीब्यूशन CSR एलिजिबल। तो यहाँ पर ऑथर बात कर रहे हैं रेयर डिजीजेस के बारे में। तो क्या होती हैं इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ कि इस फील्ड में रिसर्च एंड डेवलपमेंट को बढ़ा दो, और जो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है, उनको भी यहाँ पर एलिजिबल करो कि कंट्रीब्यूट करें, पैसा दें। यहाँ पर एक फंड बनाकर, CSR फंड बना के फॉर रेयर डिजीजेस, जिसके तहत यही पैसा जो है ना R&D के ऊपर लगाया जाए, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर लगाया जाए, ताकि कि नई दवा जो है ना हम इन बीमारियों के लिए ढूंढ सकें। तो अभी ये बीमारियां होती कैसी हैं? तो यहाँ पर अभी हम 28 फरवरी को जो है ना इसी के रिगार्डिंग डे हम सेलिब्रेट करते हैं पूरे वर्ल्ड में, जिसको हम डे ऑफ रेयर डिजीजेस बोलते हैं। तो इसके यहाँ पर 7,000 की आसपास की यहाँ पर बीमारियां इसमें से यहाँ पर निकल कर आती हैं, अलग अलग तरह के सिम्टम्स निकल कर आते हैं इस बीमारियों में से, जिसमें से 300 मिलियन की यहाँ पर आबादी है जो पूरे वर्ल्ड में सर्वाइव करती है, जो कि अफेक्टेड है रेयर डिसीजेज से। ओके, तो यहाँ पर सिर्फ 4% बनता है जितनी भी टोटल पॉपुलेशन है पूरी वर्ल्ड की, उसके हिसाब से। और इसके हिसाब से अभी कोई रियल एस्टिमेट भी नहीं है कि कितने यहाँ पर जो है पेशेंट हो सकते हैं भारत में, एक्चुअल नंबर कितना है, कोई यहाँ पर रियल एस्टिमेट नहीं है ऐसी बीमारियों से जो लोग ग्रसित हैं। और यहाँ पर जो डायग्नोसिस है, जो इलाज है, वो भी बहुत टफ है, और आमतौर पर आप ये भी कह सकते हो कि है ही नहीं है, एब्सेंट है बिल्कुल टोटल मायने में। तो यहाँ पर जो अगर बात आप करोगे कि ये भी आप बिल्कुल सही बात है कि इसका जो यहाँ पर परसेंटेज है ना, ग्लोबल एवरेज के हिसाब से इन बीमारियों की परसेंटेज बहुत कम है। ओके, तो इसीलिए यहाँ पर इनको अंडर काउंट करके चला जाता है, इतना खास ध्यान इनके ऊपर नहीं दिया जाता है। तो ये आप पिक्चर्स देख सकते हो, ये वाली, जैसे देखो चेहरा पूरा धब्बे आ गए पूरे चेहरे पर, यहाँ पर भी चेहरा खराब हो गया। तो इधर देखो, मतलब जेनेटिकली जो है ना यहाँ पर ऐसे मतलब बॉडी स्ट्रक्चर निकल कर आ रहा है। तो यहाँ पर भी आप देखो फेस में ऐसी जो है बाल निकलने शुरू हो गए। तो ये सिर्फ 3 एग्जाम्पल्स मैंने दिए हैं। तो 7,000 का ग्रुप है, 7,000 तरह की यहाँ पर डिफरेंट जो है ना आपको एंगल देखने को मिलेंगे। मतलब कि न्यूरोलॉजिकल इफेक्ट ऐसा है, मतलब कि अलग अलग तरह के यहाँ पर आपको सिम्टम्स नजर आएंगे। तो ये सिर्फ मैंने 3 यहाँ पर डिस्कस किए हैं। तो ऐसी तरीके की बीमारियां होती हैं, तो इनको रेयर डिजीज कहा जाता है कि बहुत कम देखने को मिलती हैं। तो जैसे हमने अभी 4% यहाँ पर बोला है कि पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन की 4% ही आबादी जो है ऐसी बीमारियों से ग्रसित है। और इसी के चलते आगे बात कर रहे हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है अभी पहली बार एक नई पॉलिसी लेकर आई है इन रेयर डिजीजेस के लिए।
तो जिसमें से कुछ कुछ को तो हम जो है क्योर कर सकते हैं, और बाकी का यहाँ पर जो है ना इसको मैनेजमेंट के ऊपर छोड़ दिया है कि आने वाले समय में जिस तरीके से इनको मैनेज किया जाएगा उसके ऊपर यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर अगर टोटल नंबर की बात करें तो इतना बड़ा नहीं है। तो यहाँ पर अगर हम एक्सपेंडिचर भी इकट्ठा करते हैं इनके ट्रीटमेंट के ऊपर, इनको मैनेज करने के ऊपर, तो इतना ज़्यादा नहीं आने वाला है। तो लेकिन अगर हम अपने हेल्थ केयर बजट के हिसाब से बात करें तो अगर इंडिविजुअल पेशेंट को यहाँ पर खर्चा करना पड़ेगा तो काफ़ी बड़े पैमाने पर खर्चा उनको कर सकता है, क्योंकि रेयर डिजीजेस हैं, कोई इलाज तो है नहीं, तो इलाज ढूंढने के लिए भी यहाँ पर खर्चा करना पड़ेगा। तो यहाँ पर इसके अलावा कोई इंश्योरेंस कवर भी इसके ऊपर नहीं है कि अगर फेल होते हैं कोई इंश्योरेंस मिल जाएगा इनको, अगर रिसर्च में ज़्यादा पैसा चला भी जाता है, अगर दवाई ले भी लेते हैं तो कोई इंश्योरेंस इस तरीके का मतलब कि कोई प्रोटेक्शन मिल जाएगी। हालांकि गवर्नमेंट यहाँ पर इसको डिफिकल्ट कह रही है कि जितनी अमाउंट यहाँ पर देनी चाहिए तो वो टफ है इसके लिए भी देना, क्योंकि ये जो यहाँ पर जो एलोकेशन है ना, तो हेल्थ के रिगार्डिंग एलोकेशन और भी बहुत बीमारियां हैं जहाँ यहाँ पर भारत सरकार कर रही है। ओके, तो यहाँ पर ज़्यादा प्रेफरेंस वो भारत सरकार उनको देना चाह रही है जो नॉर्मली रूटीन में जो ज़्यादा बीमारियां फैली हुई हैं भारत में, जैसे टीबी देख सकते हो, इसके अलावा और भी बहुत सारे नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज हैं, वो भी इसी के चलते यहाँ पर कम अटेंशन जो है दी जाती है इसके ऊपर। लेकिन जो भारत सरकार पॉलिसी लेकर आई है तो वो डॉक्यूमेंट क्या कह रहा है, वो सजेस्ट कर रहा है कि क्राउड सोर्सिंग करो, कंट्रीब्यूशन करो, मतलब कि भीड़ से पैसा इकट्ठा करो, आम जनता से पैसा इकट्ठा करो, एक डेडिकेट फंड बनाया जाए रेयर डिजीजेस के लिए। तो उसी पैसे को जो है हम आगे यूज़ करेंगे इन्हीं के ऊपर रिसर्च एंड डेवलपमेंट करने के लिए। तो ऑथर यहाँ पर बात करें कि ये कोई आइडियल सोल्यूशन नहीं है, हालांकि एक स्टेप फॉरवर्ड जरूर है, एक अच्छा कदम भारत सरकार ने बढ़ाया है। और इसी के रिगार्डिंग आगे बात करें, विश्वनाथ पिंगाली जो IIM अहमदाबाद से बिलोंग करते हैं, तो उन्होंने यहाँ पर पॉइंट आउट किया है, यहीं पर उन्होंने कहा है कि हमें इन कंट्रीब्यूशन में ना इन रूल्स को थोड़ा अमेंड करने की ज़रूरत है, थोड़ा सा इसको चेंज करो, और इन्हीं कंट्रीब्यूशंस में आप जो है ना एक जो फंड आप जो यहाँ पर बना रहे हो तो इनमें जो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना उसको भी ऐड करो। तो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो फंड होता है ना, बेसिकली जो भी बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स हैं, जैसे अंबानी हो गया, टाटा हो गया, बिरला हो गया, इसी की तरह से और भी बहुत सारे कॉर्पोरेट्स हैं, तो इनका कोई भी अगर प्रॉफिट निकल कर आता है, नेट प्रॉफिट निकल कर आता है ना, तो उसमें से 2% जो है ना इनको CSR फंड में देना होता है। ओके, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फंड होता है, तो उसी का पैसा भारत सरकार फिर अलग अलग एरियाज में यूज करती है। ओके, तो इसी के चलते यही बात कर रहे हैं यहाँ पर कि जो CSR है ना, वो ये रेयर डिसीजेज का जो आप फंड बनाओगे तो यहाँ पर भी कंट्रीब्यूट करवाओ जो बड़े बड़े कॉर्पोरेट प्लेयर्स हैं उनके द्वारा, क्योंकि अगर इनका प्रॉफिट भी जो होगा ना, अगर 2% भी प्रॉफिट है तो वो हज़ारों करोड़ों में जाएगी रकम, तो वो आपको ज़्यादा पैसे मिल जाएंगे इस तरीके से, और उस पैसे को आप जो है ना अच्छे से आने वाले समय में ट्रीटमेंट और डिजीज़ मैनेजमेंट के ऊपर जो है आप लगा सकते हो, जो कि एक बहुत बड़ा चैलेंज है इन बीमारियों के मामले में। और यहाँ पर अगर इंडिया की बात करें तो यहाँ पर जो रियल डिफरेंस हम बना सकते हैं तो वो रिसर्च के फील्ड में बना सकते हैं, अच्छी खासी रिसर्च हम यहाँ इसके ऊपर कर सकते हैं। हमारे पास बहुत ज़्यादा ऐसे ड्रग्स हैं, क्योंकि वैसे भी फार्मास्यूटिकल सेक्टर में भारत अच्छे तरीके से काम कर रहा है। इसके अलावा जो थेरेपेटिक जो प्रोसीजर्स हैं, जो थेरेपीज़ अलग अलग यहाँ पर होती हैं, तो भारत में प्राचीन काल से बहुत अलग तरह की जो थेरेपीज़ हैं वो प्रचलित रही हैं आयुर्वेदा में, तो उसको भी हम जो है फॉलो अप कर सकते हैं आने वाले समय में। इसके अलावा जो कोलेस्ट्रॉल रिडक्शन ड्रग्स होते हैं, जहाँ पे कीमोथेरेपी होती है, तो इनके ऊपर जो है हम फोकस कर सकते हैं। ओके, तो ये सब चीज़ें मिलाकर जो है ना अच्छा खासा रिसर्च जो है निकल कर आ सकता है रेयर डिजीजेस के मायने में, तो यहाँ पर इसको हम सही कर सकते हैं। और आगे यहाँ पर बात करें कि जो R&D है रिलेटेड टू रेयर डिजीजेस, तो यहाँ पर इनको हम सिर्फ और सिर्फ जो हम इसके ऊपर जो फोकस करेंगे ना, इससे सिर्फ और सिर्फ रेयर डिजीजेस के मामले में फ़ायदा नहीं होगा, इससे हमें ओवरऑल हमारी जो हेल्थ केयर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, हेल्थ केयर सेक्टर है ना, इसको फ़ायदा होने जा रहा है अगर हम R&D के ऊपर फोकस करते हैं, अच्छे से अच्छा खासा पैसा इधर देते हैं और अच्छी खासी रिसर्च लेकर आते हैं, अच्छी नई दवाइयाँ जो है नई रिसर्च से अगर लेकर आते हैं, तो हो सकता है हमारा जो भारत है वो अच्छा खासा आगे काम करे हेल्थ केयर सेक्टर में, दुनिया को जो है कोई नई दिशा नई दवा जो है देकर जाए। और आगे बात करें कि ज़्यादातर जो रेयर डिसीजेस के केसेस निकल कर आते हैं वो जीन एबनॉर्मेलिटीज़ हैं, मतलब कि जो पीछे उनको खानदानी बीमारी चलती आ रही, तो उसी को आगे जो है वो ट्रांसफ़र होती जा रही हैं, तो इसलिए इनकी यहाँ पर लिमिटेड दायरा है। तो यहाँ पर इनको अगर स्टडी करते हैं तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कुछ जो है हम यहाँ पर सिंथेटिक बायोलॉजी जो है वहाँ पर दे सकते हैं, उसमें एडवांसमेंट देकर जा सकते हैं। और जो इसके अलावा जो फ्रंटियर एरिया एडवांस मैन्युफैक्चरिंग का, ठीक है, तो इसके रिगार्डिंग जो यहाँ पर जो भी मेडिसिन बने तो वहाँ पर भी जो है एडवांसमेंट आ सकती है। तो इसके अलावा जो हम बात कर रहे हैं कि भारत के पास सबसे ज़्यादा यहाँ पर जो है ना यंग लोगों की आबादी है, तो 60% हमारी आबादी जो है यंग लोगों की है, जिनकी आयु जो है 35 साल से कम है, तो काफ़ी जवान नेशन है हमारा। तो इसको हम सही ढंग से यूज़ कर सकते हैं, इनको रिसर्च में डाल सकते हैं अच्छे से, या मैन्युफैक्चरिंग में डाल सकते हैं, और इनको जो स्किल है इनको और एनहांस कर सकते हैं। तो इसी के तहत भारत सरकार ने अलग से एक मिनिस्ट्री बनाई हुई है, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट, जिसके तहत भारत सरकार अलग अलग इनिशिएटिव्स भी चला रही है कि जो हमारे यंग टैलेंट है, यंग पूल है, इसको टैलेंटेड बनाया जाए, इसको और स्किल्ड किया जाए और इसको अच्छे तरीके से हम यूज़ कर सकें
तो भारत को ये बहुत कुछ देकर जाएंगे। तो इसी तरीके से यहाँ पर बात करें कि पॉलिसी शुड प्रोवाइड देम विद डायरेक्शन एंड एनकरेजमेंट। तो जो हमारा यंग पूल है, जो हमारे यंग लोग हैं, उनको अच्छी सी जो है डायरेक्शन मिलनी चाहिए पॉलिसी के द्वारा, और एनकरेजमेंट भी मिलनी चाहिए कि आप काम करो, सरकार आपको सपोर्ट कर रही है, आप आगे बढ़ो। और अभी हम बात करने जा रहे हैं, डिस्कस करने जा रहे हैं सेकंड आर्टिकल। तो यहाँ पर बात कर रहे हैं एन अवॉइडेबल मंथ ऑफ हॉबल्ड गवर्नेंस। तो यहाँ पर बात कर रहे हैं ऑथर कि एक महीना ऐसा जहाँ पर गवर्नेंस हो सकती थी, खासतौर पे जो साउथ इंडियन स्टेट्स है जहाँ पर इलेक्शन होने हैं अभी, तो उसको यहाँ पर अवॉइड किया जा सकता था। कहने का मतलब कि वहाँ पर गवर्नेंस हो सकती थी, किया जा सकता था कि एक महीना और वो सरकार वहाँ पर काम कर लेती, तो बाद में वहाँ पर जो है आप मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगाते, जिसको हम चोन जाब्ता बोलते हैं। तो होता क्या है, जब हम मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगाते हैं ना, जब से डेट्स अनाउंस होती हैं इलेक्शन कमीशन के द्वारा कि इस तारीख को फलाने फलाने राज्य में इलेक्शन शुरू होंगे, इलेक्शन इस डेट में होंगे, तो उससे एक महीना पहला कोई भी जो है काम जो है ना गवर्नेंस का नहीं हो सकता उस राज्य में। कोई भी बिल नहीं पास हो सकता सॉरी, कोई नए तरीके का प्रोजेक्ट पास नहीं हो सकता। ओके, तो इस तरीके से गवर्नेंस रुक गई है एक महीने के लिए। तो इसी के रिगार्डिंग बात कर रहे हैं शुरुआत में कि इलेक्शन कमीशन ने यहाँ पर जो है डेट्स अनाउंस कर दी है। 4 राज्यों में इलेक्शन होने हैं, एक यूनियन टेरिटरी में इलेक्शन होने हैं। तो ये यूटी कौन सी है? यूटी पुडुचेरी है, ध्यान रखिएगा। तो अभी ये लार्जेस्ट एक्सरसाइज होने वाली है पैंडेमिक के दौरान, जो है एक साइड पैंडेमिक चल रहा है और एक साइड जो इलेक्शंस हो रहे हैं। हालांकि अभी बिहार में इलेक्शन होकर हटे हैं, सिर्फ वो बिहार तक ही सीमित है, अभी राज्यों के नंबर ज़्यादा हो गए हैं, तो अभी बड़े पैमाने पर एक्सरसाइज होगी ये वाली। तो यहाँ पर टोटल वोटर्स जो है वो 18.68 करोड़ हैं, और जो टोटल सीट्स हैं जिनके ऊपर यहाँ पर इलेक्शन होना वो 824 सीट्स हैं, 4 राज्यों में, एक यूटी में। और पहला यहाँ पर पहला वोट जो डाला जाएगा वो 27 मार्च को होगा, और आखिरी वोट जो होगा, जो आखिरी फेस होगा इस वोटिंग का, वो 29 अप्रैल को होगा। ओके, तो इसी के रिगार्डिंग बात करें, देखो 27 मार्च को कुछ राज्यों के यहाँ पर इलेक्शन हो जाएंगे। ओके, और एंडिंग हो रही है 29 अप्रैल को। तो कुछ राज्य ऐसे थे जहां पर आप मार्च के एंडिंग में भी आप डेट्स अनाउंस कर सकते थे, तो वो एक महीना बच सकता था उनका, अगर आप 29 अप्रैल तक ही इलेक्शन को खींच कर लेकर जा रहे हो तो। ओके, तो हालांकि जिन स्टेट्स में अभी जिन स्टेट्स में इलेक्शन की यहाँ पर डिले करने की ऑथर बात कर रहे हैं, वहां पर सिर्फ एक ही फेज में इलेक्शन होना है, और लेकिन जो बाकी के 2 राज्य हैं वहां पर किसी में 8 फेजेस में होना है, किसी में 3 फेजेस में होना है। तो उसी के रिगार्डिंग बात कर रहे हैं कि बंगाल में 8 फेजेस में इलेक्शन होंगे, अभी सबसे लंबा इलेक्शन यही जाएगा। ओके, और असम में 3 फेजेस में होंगे, और तमिलनाडु, पुडुचेरी और केरला, इन तीनों में एक ही फेज में होंगे और एक ही तारीख को होंगे, 6 अप्रैल को। और जो काउंटिंग का रिजल्ट आएगा वो 2 मई को आएगा। और मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो है ना, यहाँ पर अनाउंसमेंट जब हो जाती है तभी से लग जाता है, ये ध्यान रखिएगा। जिस दिन को यहाँ पर इलेक्शन कमीशन डेट अनाउंस करता है, उसी दिन से मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, चोन जाब्ता जिसको बोलते हैं, वो लागू हो जाता है। कोई भी गवर्नेंस का काम जो है सरकार नहीं कर सकती है। ओके, जो सरकार होती है वो सिर्फ एक केयर टेकर गवर्नमेंट के तौर पर काम करती है इन दिनों। ओके, ध्यान रखिएगा, चाहे ये सेंट्रल का मामला हो, चाहे ये स्टेट का मामला हो, कोई भी मामला हो। और इसी के रिगार्डिंग चाहे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के इलेक्शन हो, तब भी ऐसा ही होता है। और अभी इसका मतलब यही निकल कर आता है कि जो साउदर्न स्टेट्स हैं, अभी उनको खींच दिया है थोड़ा आपने 1 महीना लंबा, और मतलब कि वहाँ पर 1 महीना काम हो सकता था, अवॉइडेबल मंथ वो हो सकता था, नहीं किया आपने वहाँ पर भी 27 मार्च को ही आपने यहाँ पर उनको इंक्लूड कर दिया। हालांकि वहाँ पर 6 अप्रैल को आपने इलेक्शन कर देने हैं। इसके अलावा जो यहाँ पर असम में यहाँ पर जो इलेक्शन शुरू होंगे वो अनाउंसमेंट के बिल्कुल 1 महीने बाद जो है शुरू हो जाएंगे। जैसे 27 फरवरी को अनाउंसमेंट हुई है, तो 27 मार्च को जो है इलेक्शन शुरू होंगे। 26 फरवरी को अनाउंसमेंट हुई है, तो बिल्कुल 1 महीने बाद जो है 27 मार्च को इलेक्शन शुरू होंगे। तो इसी के रिगार्डिंग बात कर रहे हैं आगे। जो इलेक्शन है केरला में, तमिलनाडु, पुडुचेरी, ओके, तो यहाँ पर अनाउंस कर दिया जा सकता था मार्च एंड में। ओके, 31 मार्च तक या फिर 28 मार्च तक आप अनाउंस कर सकते थे, ता जो कि 1 महीने का समय मिल जाता। 29 अप्रैल तक तो आप वैसे भी इलेक्शन को ले ही गए हो। ओके, तो वहाँ पर भी आप 29 अप्रैल में इलेक्शन करवा सकते थे। ओके, तो ये 1 महीना बच सकता था, गवर्नेंस हो सकती थी, यही यहाँ पर ऑथर का कहना है पूरे आर्टिकल में। तो इलेक्शन का रिजल्ट तो 2 मई को आना ही था, तो वो तो इकट्ठे होना ही था। तो यहाँ पर आगे बात करें कि असम और वेस्ट बंगाल, तो यहाँ पर विदाउट एनी डिस्टर्बेंस जो है आप इलेक्शन करवाना चाह रहे हो, तो यही इसी के तहत आप जो है यहाँ पर काफ़ी फेजेस में इलेक्शन को आप ले गए हो। ओके, तो यहाँ पर कंबाइंड इलेक्टोरल हार्मोनी की बात कर रहे हैं कि नेशनल पॉलिटिक्स में आप जो है ना थोड़ा सा सोच के चल सकते थे अगर चलना चाहते। ओके, तो इसी के यहाँ पर रिगार्डिंग बात कर रहे हैं। So this would have made that these states could avoid being deprived of month of hobbled governance. यही बात यहाँ पर दोहरा रहा हूँ मैं। Okay, the commission could bear this
इन माइंड वाइल फिक्सिंग इट्स फ्यूचर पोल शेड्यूल्स। कहने का मतलब ये जो बात अभी हो गई है ना 1 महीने का यहाँ पर मतलब खींच दिया है बाकी के जो साउथ इंडियन राज्य हैं उनको भी, इसके बारे में कमीशन को माइंड में रखना चाहिए। और जो फ्यूचर में अगर किसी भी तरीके का वो शेड्यूल पोल यहाँ पर पोल शेड्यूल बना रहे हैं तो उसमें ये माइंड में रखें, ये गलती दोबारा ना करें। ओके, इसके अलावा यहाँ पर जो कमीशन के द्वारा ऑब्जर्व किया गया है कोविड-19 के प्रोटोकॉल्स को जो इन्फोर्स किया गया है बिहार में, जो बिहार इलेक्शंस हुए थे उसको भी यहाँ पर वेलकम बोला गया है। जो यहाँ पर मास्क, ग्लव्स और सैनिटाइजर इनको यहाँ पर इंश्योर करने की बात की गई है कि सभी जो पोलिंग बूथ्स हैं वहाँ पर वोटर्स को ये सुविधा मिले, क्योंकि गवर्नमेंट जो है यहाँ पर फिजिबिलिटी ढूंढ रही है कि किस तरीके से यहाँ पर जो है दूसरी ओर जो है मास वैक्सीनेशन जो है वो भी राज्यों में हो, जो कि इन राज्यों में अगर जल्दी से जल्दी वैक्सीनेशन होती है तो अगर पोलिंग होती है तो वहाँ पर कोरोना फैलने के चांसेस कम रहेंगे। ओके, और उसी के तहत यहाँ पर उनको वैक्सीन सप्लाई भी जो है ना उसको अज्यूम करना होगा। और साथ ही साथ जो इनका यहाँ पर यूनिवर्सल जो वैक्सीनेशन प्रोग्राम है इसकी शुरुआत अच्छे से करनी होगी इन राज्यों में भी। तो यहाँ पर आप देख सकते हो बैटल 2021 टोटल 824 असेंबली सीट्स हैं। असम में 3 फेज में होंगे इलेक्शन, 27 मार्च को 1 और 6 अप्रैल में टोटल 126 सीट्स पे होंगे। केरला में 6 अप्रैल को 1 फेज में 140 सीट्स के ऊपर, पुडुचेरी में भी 6 अप्रैल को 1 फेज में 30 सीट्स के ऊपर, तमिलनाडु में 6 अप्रैल को 1 फेज में 234 सीट्स के ऊपर, और सबसे ज़्यादा सीट्स पे इलेक्शन होंगे 294 सीट्स के ऊपर 8 फेसेस में इलेक्शन होंगे। वेस्ट बंगाल में 27 मार्च, 1 अप्रैल, 6 अप्रैल, 12, 7, 22, 26, 29, तो ऐसे जो है अलग अलग फेसेस में बंगाल में इलेक्शन करवाए जाएंगे। और इसके अलावा जो टोटल पोलिंग स्टेशन बनाए जाएंगे वो होंगे 2.7 लाख। ओके, पुडुचेरी में जो पिछले जो पार्टी की सरकार है वो है यहाँ पर 2016 में आईएनसी ने सरकार बनाई है, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने, तो यहाँ पर 15 सीटें आई थी उनकी 2016 में। हालांकि ये भी सरकार इनकी कुछ दिन पहले गिरी है पुडुचेरी में, तो वहाँ पर गवर्नर रूल आ चुका है। वेस्ट बंगाल में एआईटीसी की सरकार है, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस की सरकार है, तो 2016 में उनकी 211 सीट्स आई थी, तो उससे पहले भी इन्हीं की सरकार थी। और आगे बात कर रहे हैं केरला की, तो केरला में सीपीएम कम्युनिस्ट पार्टी जो है मार्क्सिस्ट जो है यहाँ पर इनकी सरकार थी 2011 में भी, 2016 में भी। 2016 में यहाँ पर 58 सीट्स थी। और इसके अलावा बात करें तमिलनाडु की, तो तमिलनाडु में एडीएमके की सरकार है, जयललिता की ये पार्टी थी। जयललिता जो है वो मुख्यमंत्री रही है तमिलनाडु की, हालांकि अभी उनकी मृत्यु हो चुकी है। और उनके यहाँ पर जो सक्सेसर है, जो यहाँ पर पार्टी मेंबर है, अभी वो जो है पार्टी को चला रहे हैं। तो 2016 में वो 134 सीट्स के यहाँ पर जीते थे। इसके अलावा बात करें असम की, तो असम में 3 फेज में इलेक्शन होंगे। तो ये ब्लू, रेड और येलो, ये 3 फेज है अलग अलग, जिन जिन एरियाज में 3 फेजेस में इलेक्शन करवाए जाएंगे। तो पहले 2011 में जो है बीजेपी की सिर्फ 5 सीटें थी और 16 में 60 सीटें जीत कर आई, और बीजेपी ने ही सरकार बनाई असम में। पहले इंडियन नेशनल कांग्रेस की सरकार थी, वहाँ पर 2011 में 78 सीटें थी और बाद में सिर्फ 26 सीटें आई हैं वहाँ पर। तो चलिए अभी थर्ड आर्टिकल डिस्कस करते हैं। और थर्ड आर्टिकल में बात कर रहे हैं द सिटी बिल्डिंग नेवर स्लीप्स, मतलब कि अभी जो हमारा अर्बन एरिया है ना उसको कैसे डेवलप करना है उसके ऊपर भारत सरकार फोकस कर रही है कि अर्बन डेवलपमेंट के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा जोर दिया जाए। तो स्टार्टिंग में बात करें कि काफ़ी डिकेड से, काफ़ी दशकों से जो भारत के शहर हैं तो यहाँ पर उनको क्रिमिनल नेग्लेक्ट मिला है, मतलब कि बहुत बड़े पैमाने पर नज़रअंदाज किया गया है इन शहरों को। और जो पहली गवर्नमेंट्स थी तो उन्होंने यहाँ पर नज़रअंदाज किया है, जो प्रॉब्लम्स थी उनके ऊपर फोकस ही नहीं किया। अगर फोकस किया है तो बहुत कम मायने में यहाँ पर सॉल्यूशंस प्रोवाइड किए हैं अर्बन एरियाज़ में। तो यहाँ पर 2004 से लेकर 2014 तक जो इन्वेस्टमेंट की गई है अर्बन बॉडीज़ में, अर्बन सेक्टर में, तो वो सिर्फ 1,57,000 करोड़ रुपया है। और इसके मुकाबले अगर 2014 से लेकर 2020 तक की जो इन्वेस्टमेंट देखते हैं तो वहाँ पर 6 गुना ज़्यादा को उछाल देखने को मिला है। तो यहाँ पर नियरली 11 लाख करोड़ जो है ना अब तक भारत सरकार जो है इन्वेस्ट कर चुकी है अर्बन एरियाज़ में, अर्बन डेवलपमेंट में, अलग अलग स्कीम्स के थ्रू। तो यहाँ पर शुरुआत में बात करें कि जो बजट 2021 का है और जो 15th फाइनेंस कमीशन की जो रिपोर्ट है तो यहाँ पर वो बता रही हैं कि हमने अभी आगे बढ़ना है नए शहरों की ओर और भारत के शहरों को जो है ना और निखारना है। तो जो यहाँ पर बजटरी सपोर्ट मिल रही है और जहाँ पर इसके अलावा जो ग्रांट्स मिल रही हैं इस पैंडेमिक ईयर में, तो यहाँ पर ऑलमोस्ट 7 लाख करोड़ का या जो पैसा है ना वो आने वाले 5 सालों में यहाँ पर जो है लगाया जाएगा शहरों में, और जो शहरों का पोटेंशियल है ना उसको अनलॉक किया जाएगा। तो यहाँ पर कोशिश की जाएगी कि ईज ऑफ लिविंग भी प्रोवाइड करना है और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस भी जो है ना इसके भी अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करनी है। मतलब कि जो आम इंसान जो शहर में रह रहा है, अगर कोई माइग्रेंट वर्कर गांव से उठकर शहर में रहने आया ना तो उसको भी अच्छे से इंफ्रास्ट्रक्चर दे दो, एक अफोर्डेबल हाउस दे दो कि वो वहाँ पर रहे, और अच्छे से जो भी फैसिलिटी शहर में मिलनी चाहिए, जैसे जो साफ़ पानी मिलना चाहिए, साफ़ हवा मिलनी चाहिए, रहने के लिए प्रबंध अच्छा होना चाहिए, तो वो ईज़ ऑफ लिविंग की कैटेगरी में आ जाएगा। तो ये चीज़ें हमने प्रोवाइड करनी है शहरों में।
और साथ ही साथ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस भी, मतलब कि शहर में बिजनेस की अपॉर्चुनिटीज़ भी बढ़े। तभी तो माइग्रेंट वर्कर्स गांव छोड़कर शहर की ओर आते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि वहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा हैं, वहाँ पर पैसा उनको बन जाता है। जो भी उनको पैसा जितना चाहिए होता है उतना थोड़ा बहुत अपने पास रखते हैं, बाकी अपनी फैमिली को बेचते हैं। ओके, तो बिल्कुल इस तरीके से अर्बन एरिया को हमने और डेवलपमेंट करनी है। तो ये 7 लाख करोड़ कैसे बांटा जाएगा, इसके बारे में बात कर रहे हैं। तो बात कर रहे हैं कि इसको सबसे पहले तो जो 5 लाख करोड़ है ना, वो बांटा जाएगा वाटर और सैनिटेशन में। मतलब पानी की सुविधा अच्छी मिले, साफ पानी पीने को मिले, और सैनिटेशन, जो ह्यूमन वेस्ट है, जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट है, इसके ऊपर फोकस करना है। जो सीवरेज ट्रीटमेंट है उसको सही करना है, कि जो पानी की निकासी है ना वो अच्छे से हो। मतलब एक जगह पानी इकट्ठा ना हो जाए किसी अर्बन एरिया में, वहाँ पर फिर मच्छर फैले। जैसे दिल्ली में जो ना ऐसे केसेस निकल कर काफ़ी आते हैं, और इसी वजह से वहाँ पर डेंगू के, चिकनगुनिया के केसेस, मलेरिया के केसेस काफ़ी निकल कर आते हैं। तो इन सब चीज़ों से बचना है। तो इसी के तहत जो है साफ़ पानी हमें मिलना चाहिए, सैनिटेशन का प्रबंध अच्छा होना चाहिए। तो इसी के तहत 5 लाख करोड़ यहाँ पर लगाया जाएगा। इसके अलावा 88,000 करोड़ रुपये लगाया जाएगा जो यहाँ पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, फॉर एग्जाम्पल मेट्रो रेल है। ओके, और मेट्रो रेल, और इसी के अलावा 33,000 करोड़ की यहाँ पर बात करें कि जो इसके अलावा जो एज ए अनटाइड ग्रांट, मतलब इसके अलावा जो ग्रांट्स आएंगी ना बजटरी सपोर्ट के अलावा, तो यहाँ पर वो पैसा भी यहाँ पर लगाया जाएगा उन शहरों में जहाँ पर 1 मिलियन पॉपुलेशन से कम की आबादी है। ओके, मतलब कि 10 लाख पॉपुलेशन नहीं है, उससे कम की आबादी है। और 26,000 करोड़ यहाँ पर हेल्थ केयर सर्विसेज के ऊपर, 18,000 करोड़ जो है बस ट्रांसपोर्ट के ऊपर, 15,000 करोड़ जो है वो साफ हवा प्रोवाइड करने के तहत जो भी यहाँ पर इक्विपमेंट लगाने पड़ेंगे तो उसके ऊपर। खासतौर पे जो बड़े बड़े शहर है वहाँ पर अभी ज़रूरत है कि एयर को साफ करने के लिए इक्विपमेंट्स लगाए जाएं, ओके, जिससे कि एयर क्वालिटी बढ़िया हो। और इसके बाद 450 करोड़ रुपए जो है ना वो नए शहरों को दिए जाएंगे, जहाँ पर वो पैसा शेयर किया जाएगा म्यूनसिपल सर्विसेज के तहत। तो म्यूनसिपल सर्विसेज में देखो, जैसे अगर आपके यहाँ पर अगर म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन है तो उसका काम क्या है? तो उसका काम यही है कि अपने लोगों को सर्विसेज प्रोवाइड करना, जो साफ़ पानी है वो उसको मिले, ओके, अच्छी सड़कें मिलें, अच्छा जो है ब्रिजेस वगैरह मिले शहर में, उनकी मेंटेनेंस अच्छी से हो, जो स्ट्रीट लाइटें हैं, ठीक है, वो अच्छे से काम करें। तो ये सभी का सभी जो ना म्यूनसिपल सर्विसेज का हिस्सा है। और आगे बात कर रहे हैं द प्रधानमंत्री आवास योजना के बारे में। तो प्रधानमंत्री आवास योजना, पहले इसका नाम इंदिरा गांधी आवास योजना था। तो इसके तहत भारत सरकार चाह रही है कि 2022 तक जो ना 20 मिलियन जो है ना अफोर्डेबल हाउसेस बनाकर दें, ताकि जो कि अर्बन एरियाज में जो बंदा हाउस लेना अफोर्ड नहीं कर सकता वो कम प्राइसेस में अपना घर ले सके और वहाँ पर अच्छे से रह सके। इसके बाद है अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, तो इसको अमृत भी बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में। तो ये जून 2015 में ये मिशन लॉन्च किया गया था। इसका मतलब यह था कि जो यहाँ पर सीवरेज प्रणाली है ना उसको दुरुस्त करना है शहरों में। सीवरेज प्रणाली मतलब वो खराब नहीं होनी चाहिए, अगर जहाँ पर नहीं है तो वहाँ पर वो प्रबंध शुरू करना है। तो इसके तहत यहाँ पर ये मिशन था। हर एक फेस में जो है कुछ शहर जो है भारत के चुने जाते हैं और वहाँ पर फंडिंग दी जाती है। खासतौर पर जो है आप जो है ना सीवरेज ट्रीटमेंट के ऊपर, सीवरेज प्रणाली के ऊपर जो है ना फोकस करें। और इसके तहत आगे है स्वच्छ भारत मिशन। तो स्वच्छ भारत मिशन का मतलब क्या है कि सफाई रखनी है पूरे जो भारत के शहर है वहाँ पर। और स्मार्ट सिटीज़ मिशन, जिसके तहत जो है अलग अलग फेसेस में कुछ शहर जो है चुने जाते हैं। जैसे पहले फेस में 100 शहर चुने गए थे कि हमने इनको स्मार्ट सिटीज़ बनाना है। स्मार्ट सिटीज़ कहने का मतलब है सब चीज़ें मिले वहाँ पर, साफ हवा मिले, अच्छी पब्लिक ट्रांसपोर्ट मिले, ठीक है, सफाई वगैरह रहे। कोई भी यहाँ पर अगर कोई सॉलिड वेस्ट निकल कर आता है उसको अच्छे से मैनेज करें। जो यहाँ पर स्ट्रीट लाइट की प्रॉब्लम्स अगर निकल कर आ रही है उसको सही तरीके से रखें। ओके, मतलब कि ये सब चीज़ें यहाँ पर हिस्सा होती है स्मार्ट सिटीज़ का। तभी जाकर हम कहते हैं कि स्मार्ट सिटीज़ है, मतलब कि वो बिल्कुल हाईटेक तौर पे जो है ना काम कर रही हैं। और इसी के तहत यहाँ पर जो है ये नई अप्रोच के तौर पर जो है इन सब चीज़ों को देखा जा रहा है अर्बन गवर्नेंस में। तो अर्बन गवर्नेंस में जैसे म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन है, म्यूनसिपैलिटीज़ है, तो ये लोकल बॉडी है। ओके, ये थर्ड टायर गवर्नमेंट है, तो इसको हम अर्बन गवर्नेंस भी कहते हैं शहरों के क्षेत्र में। और यहाँ पर बेसिक नीड्स के ऊपर जो है फोकस किया जा रहा है, जो कि जो सिटीजनरी सेंटर स्टेज है उसके ऊपर हम फोकस करें, जो ज़रूरतें हैं वो पूरी करें। और साथ ही बात कर रहे हैं जल जीवन मिशन के बारे में। तो इसके तहत भी जो है 2.87 लाख करोड़ जो है आने वाले 5 सालों में जो है बांटा जाएगा। स्वच्छ भारत मिशन के तहत, स्वच्छ भारत मिशन 2.0 के तहत 1.41 लाख करोड़ जो है वो यहाँ पर सिविल जो अमेनिटीज़ है, जो यहाँ पर नागरिक की जो सहूलतें हैं उनके ऊपर लगाया जाएगा आने वाले समय में। तो आने वाले समय में इंफ्रास्ट्रक्चर भी इसी लेवल से खड़ा होगा, ताकि जो कि भारत में जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत है उसके ऊपर फोकस करें और आगे बढ़ते रहें। तो जो जल जीवन मिशन है ना, ये भी याद रखिए, भारत सरकार का टारगेट है 2024 तक का, कि 2024 तक पूरे भारत में जितना भी रूरल एरिया है ना वहाँ पर टैप्ड वाटर जो पानी है ना उसकी सप्लाई हमने उपलब्ध करवानी है। टोटी वाला पानी, मतलब टोटी वाले पानी की कनेक्शन जो है ना वो प्रोवाइड करवानी है रूरल एरियाज़ में, ध्यान रखिएगा। तो इसके अलावा आगे बात कर रहे हैं
कि जो भारत सरकार है ना, इसी के चलते जो हमारे राज्य हैं तो उनके साथ जो है टाई अप करके अच्छे से मिलकर काम कर रही है इसी रिस्पेक्ट में, ताकि जो कि अच्छी से अच्छी फैसिलिटीज़ हमारी जनता को पहुंच सके। और लास्ट में आगे बात कर रहे हैं कि जो क्रूशियल इंग्रेडिएंट है ना अर्बन डेवलपमेंट का, अगर सस्टेनेबल तरीके से आप चाह रहे हो कि अर्बन डेवलपमेंट हो, तो वो है अर्बन मोबिलिटी सॉल्यूशंस। अर्बन मोबिलिटी सॉल्यूशंस क्या होते हैं? पब्लिक ट्रांसपोर्ट, जैसे मेट्रो रेल हो गया, या फिर मेट्रो लाइट हो गया, या फिर मेट्रो नियो वेरिएंट हो गया। मतलब कि ये जो मेट्रो लाइट और मेट्रो नियो वाले वेरिएंट है ना, ये छोटे शहरों की मेट्रो है। ओके, मतलब जिसमें कम नेटवर्क होता है, ज़्यादा इनकी यहाँ पर नेटवर्क ज़्यादा यहाँ पर जो है ट्रैक जो नहीं बिछाए जाते, बहुत कम रहता है। अगर आप इसको दिल्ली नेटवर्क के, दिल्ली वाला जो मेट्रो रेल नेटवर्क है उससे कंपेयर करोगे ना, तो छोटे शहरों में बहुत कम होगा। तो वहाँ पर हम मेट्रो लाइट और मेट्रो नियो वेरिएंट के नाम से इसको हम जो है इस नाम को यूज़ करते हैं। तो इसके ऊपर अगर फोकस नहीं करेंगे ना, तो अर्बन डेवलपमेंट जो है ना उसमें कोई ना कोई खामी रह जाएगी। तो अगर किसी देश में, किसी अर्बन एरिया में अच्छी खासी यहाँ पर ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी मिलेगी आपको, तो वहाँ पर अगर लोग यहाँ पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट को यूज़ करते हैं तो काफ़ी फ़ायदा होने वाला है। एनवायरनमेंट को भी काफ़ी फ़ायदा होगा, और जो है खर्चा है ना वो भी बहुत कम होगा। जो सेविंग्स है वो भी बढ़ेंगी आम जनता की जो अर्बन एरियाज़ में रह रही हैं। क्योंकि अगर अपनी गाड़ी लेकर जाओगे तो वहाँ पर पेट्रोल डलाओगे, डीजल डलवाओगे, तो अपना खर्चा जो है आपका बढ़ जाएगा। दूसरा, एनवायरनमेंट को भी ख़राब करोगे। तीसरा, ट्रैफिक को भी जैम करोगे। तो इससे मतलब कि अगर ट्रैफिक जाम होती है तो टाइम वेस्ट होता है, तो काफ़ी प्रॉब्लम जो है ना वो उससे बचा जा सकता है अगर हम सही तरीके से आगे बढ़ते हैं तो। और इसके अलावा अफोर्डेबल पब्लिक ट्रांसपोर्ट की यहाँ पर बात करें कि अगर अफोर्डेबल होता है, मतलब अच्छे कम रेटों में जो है पब्लिक ट्रांसपोर्ट अवेलेबल होती है, तो क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है बढ़ेगी। तो इसके अलावा जो बेटर लिवलीहुड्स हैं वो भी बढ़ते जाएंगे। और उसके अलावा जो यहाँ पर वुमेन पार्टिसिपेशन है ना वर्क फोर्स में, तो वो भी बढ़ेगी। ओके, तो वो भी आने वाले समय में उसके ऊपर भी पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। और आगे बात कर रहे हैं कि एक जो स्ट्रॉन्ग पोर्शन है वो भी लगाया जा रहा है डिजिटलाइजेशन के ऊपर। कहने का मतलब है, अगर कोई बिल्डिंग प्लान लेकर आ रहा है, कोई बिल्डिंग बनाना चाह रहा है अर्बन एरियाज़ में, तो उसको यहाँ पर जो सैंक्शन मिलना है, जो अप्रूवल मिलनी है, तो उसके ऊपर भी यहाँ पर काम किया जा रहा है कि ऑनलाइन जो है सब कुछ किया जाए, ताकि जो कि जो ह्यूमन इंटरफेस है उसको कम किया जाए। और साथ ही साथ जो लाइसेंस रजीम्स हैं, अगर आप किसी रेस्टोरेंट के लिए अप्लाई कर रहे हो फॉर एग्जांपल, तो वहाँ पर अलग अलग तरह के लाइसेंस लेने पड़ते हैं, तो उसको भी यहाँ पर जो है ना सिंप्लीफाई करने की बात कर रहे हैं। जैसे मैं यहाँ पर एग्जांपल लूँगा, महाराष्ट्र सरकार ने 70 तरह के लाइसेंस जो है ना महाराष्ट्र में लेने पड़ते थे अगर कोई आप रेस्टोरेंट खोलना चाह रहे हो तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने इसको कम करके 10 तरह के लाइसेंस कर दिए, 10 तरह के यहाँ पर एप्लीकेशन कर दिए। ओके, तो जिस तरीके से मतलब कि आपको ना एक तरह से एनकरेजमेंट मिलेगी कि हाँ भी आप जो है रेस्टोरेंट खोलें आकर। तो बिल्कुल इसी तरीके से भारत सरकार भी काम कर रही है, ताकि जो कि ह्यूमन इंटरफेस जो है उसको कम किया जाए। और खासतौर पे उन यहाँ पर प्रोजेक्ट्स को यहाँ पर मैंडेटरी, जहाँ सबसे पहले यहाँ पर जो फोकस किया जाएगा, जो यहाँ पर जो है म्यूनसिपल सर्विसेज जो है ना वो डिलीवर कर रहे हैं। जैसे मैंने अभी बहुत सारी एग्जांपल्स ली म्यूनसिपल सर्विसेज की, तो उनके ऊपर सबसे पहले फोकस करेंगे। तो इसके अलावा आगे बात कर रहे हैं कि अगर स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म हम जो है अपनाते हैं ना, तो वो एक की है किसी भी अर्बन गवर्नेंस की। तो जो लोकल बॉडीज़ में जो गवर्नेंस होती हैं, तो अगर इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म वहाँ पर बढ़िया है, तो बहुत बढ़िया तरीके से जो है ना अर्बन जो म्यूनसिपल बॉडीज़ हैं वो काम करेंगी। और इसी के चलते आगे बात कर रहे हैं कि एक कंसर्टेड इंटीग्रेटेड एफर्ट जो है ना वो हमें चाहिए, ताकि जो कि जो लोकल गवर्नमेंट्स हैं शहरों में उनको हम स्ट्रॉन्ग कर सकें। ये जो सारे इनिशिएटिव जो है ना इसी तरीके से हम आगे बढ़ाएंगे। तो यहाँ पर फोकस कर रहे हैं प्रॉपर्टी टैक्स के ऊपर। ये कह रहे हैं कि हम प्रॉपर्टी टैक्स रिफॉर्म जो है ना वो यहाँ पर ला रहे हैं, जिसके तहत जो है जो म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन है, जो कोई भी म्यूनसिपल बॉडी है ना, वो प्रॉपर्टी टैक्स लगाएगी अपने अर्बन एरियाज़ में। और अलग अलग फ्लोर एरिया के हिसाब से ये टैक्स होगा। जितना यहाँ पर फ्लोर होंगे घर में, तो उसी फ्लोर के हिसाब से जो है ना टैक्स होगा। अगर 1 फ्लोर है तो कुछ % होगा, 3 फ्लोर होगा तो थोड़ा सा ज़्यादा होगा, तो इस तरीके से होगा। तो इसके ऊपर अभी रिफॉर्म लाने की बात करें तो इससे क्या होगा, इससे जो म्यूनसिपल बॉडी है ना, म्यूनसिपैलिटीज़ जो हैं वो सेल्फ रिलायंट हो जाएंगी फाइनेंशियली। उनको अभी स्टेट गवर्नमेंट से पैसा लेने की, अभी चलो स्टेट गवर्नमेंट से तो पैसा लेना ही लेना है, ठीक है, वो तो देगी, लेकिन फिर भी अगर अपने दम पर भी कुछ करना है तो वो कर सकते हैं, अगर इस तरीके से प्रॉपर्टी टैक्स लगाकर ये पैसा जुटाते हैं तो। और अभी के लिए यहाँ पर 9 अर्बन लोकल बॉडीज़ ऐसी हैं, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन ऐसे हैं जिन्होंने फंड रेज किया है 3690 करोड़ का थ्रू म्यूनसिपल बॉन्ड्स। ओके, तो ये म्यूनसिपल बॉन्ड्स क्या होते हैं? देखिए, ये भी बिल्कुल सिमिलर जैसे डेट मार्केट होती है, जैसे कॉर्पोरेट बॉन्ड्स होते हैं। जैसे कोई भी कॉर्पोरेट है, बड़ा अदारा है, जो कंपनी है, वो यहाँ पर डेट इशू करती है, ओके, कॉर्पोरेट बॉन्ड इशू करती है, तो जिसके तहत वो इन्वेस्टर से पैसा जुटाती है कि आप मेरे यहाँ पर पैसा लगाइए और आपको जो है कुछ सालों में रिटर्न मिलना शुरू हो जाएगा। तो इस तरीके से पैसा लेकर जो है लगाती है जहाँ पर लगाना होता है। जैसे रिलायंस उठाती है कॉर्पोरेट डेट उठाती है तो उसको जियो में लगाती है, ओके।
बिल्कुल इसी तरीके से म्यूनसिपल बॉन्ड होंगे तो यहाँ पर भी इन्वेस्टर आके इन्वेस्ट करेंगे अलग अलग प्रोजेक्ट्स में। तो कहने का मतलब कि म्यूनसिपैलिटी भी जो है ना, जब म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन जो है वो डेट उठाएगी मार्केट से, वो पैसा लेकर जो है लगाएगी अलग अलग प्रोजेक्ट्स के ऊपर, और जिसका कि आने वाले समय में फ़ायदा होगा जो शहर में जो लोग रह रहे हैं उन्हीं को। तो यहाँ पर इसको ये साइन ऑफ ग्रेजुअल प्रोफेशनलिज्म कहा जा रहा है। तो यहाँ पर ये सिस्टम में अभी जो है अभी बढ़ना शुरू हो गया है, जिससे जो है ना एक तरह का कॉन्फिडेंस और बढ़ेगा। तो इससे यहाँ पर सस्टेनेबल मैनर में, ट्रांसपेरेंट मैनर में और अकाउंटेबल मैनर में हम आगे बढ़ेंगे। तो और भी यहाँ पर जो यूएलपीज हैं, जो अर्बन लोकल बॉडीज़ हैं, यहाँ पर जो है इसी तरीके से आगे बढ़ सकती हैं और रिसोर्सेज को इस तरीके से जुटा सकती हैं। और आगे बात करेंगे, अगर हम बात करें इकोनॉमिक ग्रोथ की, जॉब क्रिएशन की, प्रोडक्टिविटी की, तो ये सभी मायनों में जो लीड करते हैं ना वो है हमारे जो बड़े शहर है। जैसे मुंबई की बात कर लो, कोलकाता की बात कर लो, दिल्ली की बात करो, तो वहाँ पर ज़्यादा पैमाने पर इकोनॉमिक ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी, ज़्यादा जो है जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के चांसेस देखने को मिलेंगे और ज़्यादा ही प्रोडक्टिविटी जो है ना वहाँ पर देखने को मिलेगी, खासतौर पर सर्विस सेक्टर की अगर बात करते हैं। तो इसी के तहत एक यहाँ पर मिलियन प्लस चैलेंज फंड जो है ना 38,000 करोड़ रुपए का यहाँ पर जो है ये दिया गया है, जो हमारा 15th फाइनेंस कमीशन है उसके द्वारा। तो ये किनको दिया जाएगा, जहाँ पर 1 बिलियन प्लस पॉपुलेशन है, मतलब कि 10 लाख से ज़्यादा की जिन शहरों की आबादी है वहाँ पर ऐसे फंड जो है ना यहाँ पर इसके थ्रू देने की यहाँ पर बात कर रहे हैं। टोटल फंड जो है वो 38,000 करोड़ का है। तो इसको भी वेलकम मेजर जो है ना कहा गया है ऑथर की तरफ से। और इससे यहाँ पर जो है ना एनकरेज होगा, जितने भी यहाँ पर इंटीग्रेशन चाहिए, कोऑर्डिनेशन चाहिए, जो हमारी अलग अलग सिविक एजेंसीज हैं और जो हमारी जो यहाँ पर मेट्रोपॉलिटन एरियाज है उनके बीच में, तो उसमें वृद्धि होगी। और इसके अलावा सीड फंड की बात करेंगे, सीड फंड ऑफ 8,000 करोड़ जो है ना यहाँ पर नए शहरों को यहाँ पर प्रोवाइड किया जाएगा, जिससे क्या होगा, इनोवेशन में ना एक तरह का स्पेस मिलेगा, एक तरह से रास्ता मिलेगा स्टेट्स को, ताकि जो कि अच्छे तरीके से जो है ना अपना अर्बन एरिया उसको प्लान कर सके। तो सीड फंड हमेशा जो कोई भी नया स्टार्टअप शुरू होता है ना, तो वहाँ पर शुरुआत में जो पैसा लगता है ओके, इसको हम सीड फंड कहते हैं। तो यहाँ पर भी इन्वेस्टर्स पैसे लगाते हैं, तो यहाँ पर स्टेक भी अपना रखते हैं कि जहाँ पर हम पैसे लगा रहे हैं हमारा स्टेक भी इसमें रहेगा, कुछ ना कुछ हमारा हिस्सा रहेगा। और इसी के तहत आगे बात कर रहे हैं कि जो कंसेप्ट है शेयर्ड म्यूनिसिपल सर्विसेज का, ये भी जो है ना काफ़ी बड़े पैमाने पर फ़ायदा पहुंचा सकता है। हमारी जो कैपेसिटी बिल्डिंग है शहरों की, उनको आगे बढ़ाने के लिए किसी क्लस्टर मैनर में, मतलब किसी एक सही मैनर में, ओके, मतलब कि क्लस्टर मतलब कि अलग अलग जगह पर अलग अलग एरिया में अलग अलग प्रोडक्ट्स की जो है प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ हो रही है। तो हर एक एरिया में एक क्लस्टर आप उसको मान सकते हो। जैसे हमने कल एक टॉपिक भी डिस्कस किया था, एक मैंने वीडियो बनाई थी बैम्बू ट्रीटमेंट प्लांट के ऊपर भी। तो वहाँ पर भी क्या है, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में बैम्बू प्लांट के जरिए ही जो है ना बैम्बू के अलग अलग क्लस्टर्स लगाए जा रहे हैं। तो कहीं पर बैम्बू से जो है अगरबत्ती बनाई जा रही है, कहीं से बैम्बू से जो है चारकोल बनाया जा रहा है, ओके, और कहीं पर जो है बैम्बू को किसी और मायने में बास्केट्स वगैरह बनाने के लिए यूज़ किया जा रहा है। तो इस तरीके से अलग अलग क्लस्टर मैनर में जो है काम किया जा रहा है। तो इसी तरीके से हम भी जो है ना अलग अलग सेक्टर्स में, जैसे वेस्ट मैनेजमेंट हो गया, स्ट्रीट लाइट्स हो गया, रोड्स हो गया, तो इसमें अलग अलग एज ए क्लस्टर लेवल जो है काम कर सकते हैं अच्छे तरीके से, और अच्छे तरीके से हम आगे बढ़ सकते हैं। और इसके अलावा बात करें कि जो फ्यूचर सिटीज़ है ना, उनको एक अच्छी म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन की भी काफ़ी ज़रूरत है, जहाँ पर स्किल्ड लोग जो है ना वो काम करें और जितनी भी तरह की प्रॉब्लम्स निकल कर आती हैं शहर में उसको अच्छे से हैंडल कर पाएँ। और इसी चैलेंज को रिकॉग्नाइज करते हुए यहाँ पर जो है हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स मिनिस्ट्री है वो, और दूसरा यहाँ पर जो एजुकेशन मिनिस्ट्री है जिसका पुराना नाम क्या था, MHRD, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, ओके। तो अभी इन दोनों ने मिलकर यहाँ पर एक प्रोग्राम लॉन्च किया जिसका नाम है तुलिप मतलब द अर्बन लर्निंग इंटर्नशिप प्रोग्राम। तो इंटर्नशिप क्या मतलब होता है, इंटर्नशिप का मतलब होता है ट्रेनिंग लगानी है किसी बच्चों की। तो ये ट्रेनिंग किनकी लगती है, जो अभी फ्रेशली जो यहाँ पर ग्रेजुएट हुए हैं, जिन्होंने अभी फ्रेशली जो है डिप्लोमा जो है अर्न किया है। और अभी इसी के रिगार्डिंग जो है ऑथर बात कर रहे हैं कि ये विन विन सिचुएशन हो जाएगी अगर इस प्रोग्राम के तहत अर्बन लोकल बॉडीज़ को भी फ़ायदा मिलेगा और इन बच्चों को भी फ़ायदा मिलेगा जो भी फ्रेश ग्रेजुएट्स हैं या फिर डिप्लोमा होल्डर्स हैं या फिर पोस्ट ग्रेजुएट्स हैं। तो इससे क्या होगा, इनको उतारा जाएगा फील्ड में कि आप शहरों में जाओ, देखो क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, उनकी फील्ड रिसर्च करो, ओके। तो इससे जब ये फील्ड रिसर्च करेंगे खुद से, इनको पता चलेगा कि प्रॉब्लम्स कहाँ पर है। तो अभी ये नए पास आउट है तो नए आइडियाज़ आपको दे सकते हैं। तो इससे जो है ULB जो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है उसको भी फायदा होगा, उसको नए आइडियाज़ मिलेंगे, और यहाँ पर बच्चों को भी फायदा होगा, बच्चों को एक्सपीरियंस मिलेगा फील्ड का कि हम कैसे यहाँ पे हमारी अर्बन लोकल बॉडीज़ काम करती हैं, और उसी फील्ड में बच्चे आगे ग्रो कर सकते हैं और काफ़ी अच्छा खासा जो है रिसर्च जो है वो देकर जा सकते हैं हमारे इस फील्ड में, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के फील्ड में। और अभी पैंडेमिक के चलते यहाँ पर आगे बात कर रहे हैं कि जो इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स हैं ना, उन्होंने बहुत बढ़िया तरीके से काम किया है और बहुत बढ़िया तरीके से वार रूम्स बनाए थे इन्होंने कोविड के चलते, कोविड से बचने के लिए। और यहाँ पर जो भी रियल टाइम इंफॉर्मेशन थी इसको प्रोवाइड किया है जो सिटी एडमिनिस्ट्रेटर्स थे उनको,
ओके, तो ये भी आप कह सकते हो कि इन्हीं बच्चों के द्वारा ये आइडियाज़ जो है दिए गए हैं, जिसकी वजह से इतने अच्छे तरीके से जो है इन्होंने यहाँ पर कोविड को मेंटेन किया है, खासतौर पे शहरों में अलग अलग वॉर रूम्स बनाकर, और सही समय रहते जो है म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन को जो एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं उनको इन्फॉर्म भी किया है। तो यहाँ पर बहुत सारे सॉल्यूशंस हैं 21 सेंचुरी के जो चैलेंजेस निकल कर आते हैं अर्बन इंडिया में। हमें आगे बढ़ते रहना है। गवर्नमेंट को यहाँ पर जो है गवर्नमेंट को सभी लेवल की जो यहाँ पर सपोर्ट यहाँ पर चाहिए, सिविल सोसाइटी की भी, बिजनेस की भी और एकेडमिक्स की भी। तो इन तीनों को हम सभी को आगे बढ़ के जो है इकट्ठे मिलकर काम करना है, तो हम एक नया जो है अर्बन इंडिया बना सकते हैं, जिसकी हमें सख्त ज़रूरत है, जो कि सस्टेनेबल मैनर में आगे बढ़े। तो इसी के रिगार्डिंग ये बात यहाँ पर कर रहे हैं। तो इसको जो लिखा गया है वो है यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो इनका नाम है हरदीप सिंह पुरी। तो कैसा लगा आर्टिकल मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो चलिए अभी बात करते हैं फ्रंट पेज न्यूज़ की। तो यहाँ पर जो स्टार्टिंग में फर्स्ट न्यूज़ है, बात कर रहे हैं कि कोविड वैक्सीनेशन जो है आने वाले समय में आपके घरों में भी यहाँ पर लगाई जाएगी फ्यूचर में आकर। तो इसके तहत सबसे पहले बात करें कि जो कोविन पोर्टल है, जिसके तहत आप ऑनलाइन रजिस्टर करते हो अपने आप को कि मुझे वैक्सीन लगवानी है, तो इसको अभी लाइव कर दिया जाएगा मंडे से। तो यहाँ पर लोग जो है यहाँ पर उनको अलाउ किया जाएगा कि अपने आप को सेल्फ रजिस्टर करें और अपना अपना टाइम स्लॉट जो उसको सिलेक्ट करें, आपने कौन से टाइम में जो है अपने वैक्सीन लगवानी है। और इसके रिगार्डिंग बात कर रहे हैं कि जो यहाँ पर होम फैसिलिटी मिलेगी ये किनको मिलेगी। ये सभी को नहीं मिलने वाली, ये उनको मिलेगी जो तो पहली बात सीनियर सिटीजन्स हैं, और दूसरी यहाँ पर जो लोग जिनको जो कि किसी बीमारी से ग्रसित हैं और जिनकी आयु जो है वो 45 ईयर से ज़्यादा है। ओके, ये दो कंडीशंस हैं। तो अभी सिर्फ इनको जो है फ्यूचर में आने वाले समय में कोविड-19 की वैक्सीन जो है वो घर में आकर इनको लग सकती है। तो ये कहाँ से लगेगी, जो भी उनके घर में आसपास का जो प्राइवेट हॉस्पिटल होगा तो वो यहाँ पर आएंगे और इनको वैक्सीनेट करेंगे। तो ये बात किसने कही है? ये बात कही है नेशनल हेल्थ अथॉरिटी के जो CEO हैं RS शर्मा, तो उनके द्वारा ये बात कही गई है। तो सबसे पहले बात कर रहे हैं कि कैसे जो है आप अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं वैक्सीन के लिए। तो दो तरीके हैं, एक तो जहाँ तो फिर आप ऑनलाइन रजिस्टर कर लो, जो दूसरा जो आपका वैक्सीनेशन सेंटर है वहाँ पर जाके आप रजिस्टर कर सकते हैं, और वहाँ के जो आसपास जो वैक्सीनेशन कैंप बना है वहाँ पर आपको आपके शेड्यूल के हिसाब से आप वहाँ पहुँचो तो आपको वैक्सीनेट कर दिया जाएगा। और जो आप रजिस्टर आप कर सकते हैं ऑनलाइन, तो यहाँ पर एक कोविन ऐप है, एक कोविन पोर्टल है, वेबसाइट पर जाकर कोविन पोर्टल भी आप खोल सकते हो, या फिर जो आरोग्य सेतु ऐप है तो उसके तहत भी आप जो है अपने आप को रजिस्टर कर सकते हो। तो आपको अपना नाम, अपनी आयु, अपना जेंडर जो है ये सब कुछ फिल करना है। तो यहाँ पर ये सब चीज़ें मैच होनी चाहिए, जो आपका फोटो ID प्रूफ होगा जो आपने साथ में लेकर जाना है वैक्सीनेशन सेंटर में। और यहाँ पर अपना स्टेट, अपना डिस्ट्रिक्ट और अपना पिन कोड जो है अपने अपने जो वैक्सीनेशन सेंटर है उसके हिसाब से फिल करना है, और अपने हिसाब से अपना स्लॉट देखना है कि कौन से टाइम में आपने कौन से टाइम स्लॉट पे आपने जो है वैक्सीन लगवानी है। डॉक्यूमेंट जो है आपने अपने साथ में लेकर जाने हैं। खासतौर पे जो लोग जो किसी बीमारी से ग्रसित हैं, जिनकी आयु 45 से 59 ईयर्स के बीच में है, तो उनको तो अपनी बीमारी का भी सर्टिफिकेट साथ में लेकर जाना होगा कि आपको कौन सी बीमारी है। तो अभी इसके रिगार्डिंग भी जो डिटेल्स है कि कौन सी बीमारी यहाँ पर होगी, जिसके रिगार्डिंग यहाँ पर वैक्सीनेट जिनको किया जाएगा, तो उसके बारे में डिटेल जल्दी जो है भारत सरकार की ओर से दे दी जाएगी। और जो वैक्सीन पेमेंट की बात करें, तो अगर तो गवर्नमेंट सेंटर में यहाँ पर वैक्सीनेशन हो रही है तो वहाँ पर तो कोई फीस नहीं लगेगी, फ्री है। लेकिन अगर प्राइवेट हॉस्पिटल में हो रहा है तो वहाँ पर चांसेस हैं कि कुछ ना कुछ चार्जेस लगेंगे, 50 से 100 रुपये के बीच में ये होगा। और इसके अलावा जो ऑनलाइन, अगर आप कहें कि ऑनलाइन मैं रजिस्टर कर रहा हूँ तो उस समय कोई पेमेंट होगी, तो ऐसा कुछ नहीं, ऑनलाइन कोई किसी भी तरह की पेमेंट नहीं होगी। और अगर आप सपोज करो कि आपने अपॉइंटमेंट ली है तो आप किसी भी कारण की वजह से आप नहीं पहुंच पाए, तो आप उसको रीशेड्यूल भी कर सकते हो दोबारा से, फिर जो है दोबारा से उस कोविन ऐप पर जाके या कोविन पोर्टल पर जाकर अपने आप को दोबारा से जो है अपॉइंटमेंट वहां से ले सकते हो। और अभी तक जो टोटल वैक्सीन अभी तक लगा दी गई है वो 1,37,56,940 है। और 26 फरवरी को 2,84,297 जो है इतनी वैक्सीनेशन लगाई गई हैं शाम 6 बजे तक। और आगे जो न्यूज़ है वो भी सेम पेज में से। तो यहाँ पर फ्रंट पेज से बात कर रहे हैं, RBI बैक्स करंट इन्फ्लेशन टारगेट बैंड फॉर 5 ईयर्स। तो देखो, हमेशा जो RBI की जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है वो एक टारगेट लेकर चलती है कि महंगाई दर को कितने यहाँ पर जो है परसेंटेज की दर के हिसाब से हमने कंट्रोल करके चलना है। तो इसका एक बैंड जो है उसको फॉलो करके चलती है। तो जो प्रेजेंट वाला बैंड चल रहा है वो यहाँ पर वो है 4% का, मतलब कि जो हमारा इन्फ्लेशन टारगेट है वो 4% का है। और इसमें से जो हम टॉलरेंस सह सकते हैं वो है 2% की, ±2%। मतलब कि 4 से अगर इन्फ्लेशन कम होती है, महंगाई कम होती है, तो मिनिमम 2% तक सहेंगे, और 4 से अगर ये मैक्सिमम बढ़ती है तो मैक्सिमम 6% तक। लेकिन उसके बाद फिर इनको कोई ना कोई चेंजेस करने पड़ेंगी अपने जो भी पॉलिसीज़ हैं, रेपो रेट हैं, रिवर्स रेपो रेट हैं, ओके, बेस रेट हैं, तो इनमें कुछ ना कुछ चेंज करना पड़ेगा कि महंगाई को कंट्रोल करें अगर ये 6% से एक्सीड कर जाती है।
तो अभी के लिए यहाँ पर जो ये प्रेजेंट स्थिति यही है, तो इसी को अगले आने वाले 5 सालों के लिए भी आरबीआई इसी तरीके को फॉलो करके चलेगा। तो शुरुआत में ये जो यहाँ पर इन्फ्लेशन टारगेटिंग फ्रेमवर्क इसको अपनाया गया था, ये 2016 में अपनाया गया था। ओके, तो अभी 2021 में भी वही चल रहा है, तो आने वाले 5 सालों तक भी वही चलेगा। ओके, तो यहाँ पर 2% से जो यहाँ पर लोअर टॉलरेंस जो है सिर्फ 2% तक हम लेकर चलेंगे, मैक्सिमम 6% तक। अगर इससे ज़्यादा चला जाता है 6% के ऊपर, तो इन्फ्लेशन टॉलरेंस जो है ना वो नुकसान पहुँचा सकती है। ज़्यादा महंगाई अगर हो जाती है तो भारत की ग्रोथ को जो है नुकसान हो सकता है। और इसके अलावा जो ट्रांसक्रिप्ट्स हैं, जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की ट्रांसक्रिप्ट्स की जो मीटिंग थी, जो यहाँ पर जो डिटेलिंग है, वो भी फ्यूचर में जो है ना जो रिकॉर्ड होगी उसको भी जो है आने वाले 5 से 7 सालों के डोमेन में जो है यहाँ पर पब्लिक किया जाएगा। और इसके अलावा मैं अगर बात करूँ, देखो हम तो यहाँ पर 4% के हिसाब से जो है महंगाई को कंट्रोल करके चल रहे हैं। ओके, हालांकि अभी चलो पैंडेमिक के बाद में महंगाई थोड़ी सी बढ़ी थी, 6% से ये एक्सीड कर गई थी। ओके, 7.2% के आसपास चली गई, तो अभी फिर यहाँ पर कंट्रोल हो रही है धीरे धीरे। लेकिन कुछ देश ऐसे भी हैं जहाँ पर ये 700-800% तक भी बढ़ चुकी थी इन्फ्लेशन दर। ओके, जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ वेनेजुएला की, तो वेनेजुएला में वहाँ पर भी डीमोनेटाइजेशन हुआ था। वहाँ पर क्या हुआ, वहाँ पर उनकी सरकार ने एक्सेस में नोट छाप दिए, एक्सेस में करेंसी जो है प्रिंट कर दी, जिसकी वजह से वहाँ पर महंगाई दर 700% की दर से भी काफ़ी आगे निकल गई। और वहाँ पर एक छोटा ब्रेड का टुकड़ा भी काफ़ी जो था महंगा हो गया था। और 1 रुपया हमारा जो था ना, तो उसके मुकाबले वहाँ जो वेनेजुएला के जो बोलीवियर थे, तो वहाँ पर वो हज़ारों में बन रहे थे, 3000 बोलीवियन बन रहे थे 1 रुपये के बराबर। तो आप देखो कितनी ज़्यादा महंगाई चलेगी, करेंसी डिवैल्यूएट होगी, तो कितना इम्पैक्ट बुरे तरीके से जो है पूरी इकॉनमी के ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है अगर हम अपनी इकॉनमी को अच्छे तरीके से मैनेज करके नहीं चलते हैं। और आगे जो न्यूज़ है वो भी फ्रंट पेज में से ही। तो यहाँ पर बात कर रहे हैं फेसबुक ने जो इनका इसने ब्लॉकेड लगाया हुआ था। इसने क्या किया था, फेसबुक ने 1 हफ्ते पहले ऑस्ट्रेलिया के जितने भी न्यूज़ पब्लिशर थे ना, जैसे ये न्यूज़ पब्लिशर जो अखबारें वगैरह हो गई या फिर जो न्यूज़ चैनल्स हैं, तो यहाँ से ये क्या करते हैं, अपना न्यूज़ कंटेंट उठा के अपने फेसबुक के प्लेटफॉर्म के ऊपर चलाते थे। पहले गूगल भी ऐसे करता था। ओके, तो यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया गवर्नमेंट ने एक लॉ पास कर दिया अपने पार्लियामेंट में कल कि अगर आप ऑस्ट्रेलिया के किसी भी न्यूज़ पब्लिशर की कोई कंटेंट अपने प्लेटफॉर्म पर चलाते हो तो उसकी पेमेंट आपको करनी होगी हमारे न्यूज़ पब्लिशर को, क्योंकि मेहनत उनकी है। आप फ्री में लेकर वहाँ पर चला रहे हो तो उनको आप कुछ नहीं दे रहे हो। तो अभी ये जो डिमांड है ना, ये अभी पूरे वर्ल्ड में अभी उठनी शुरू हो गई है। यूरोप में भी ये चीज़ें अभी होनी शुरू होगी। फ्रांस ने तो ऐसा लॉ यहाँ पर पास कर दिया है कि आपको पेमेंट करनी होगी गूगल को भी और फेसबुक को भी। और भारत में भी कल न्यूज़ आई थी कि भारत में भी जो यहाँ पर इंडस्ट्री है पब्लिशर्स की, उन्होंने यहाँ पर कहा है कि आपको जितना भी एड रेवेन्यू आता है ना हमारी खबरें चलाकर अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर, उसका 85% आप हमें दीजिए। तो अभी चलो भारत में इतना जोर नहीं पकड़ा है, लेकिन जहाँ पर जोर पकड़ चुका है अभी इसकी बात कर रहे हैं। तो फेसबुक ने क्या किया था, फेसबुक ने न्यूज़ कंटेंट लेना ही बंद कर दिया था ऑस्ट्रेलियन न्यूज़ पब्लिशर का। तो 1 हफ्ते तक ब्लॉकेड लगा कर रखा, तो अभी इसको यहाँ पर ब्लैकआउट हटा दिया है। तो अभी फेसबुक जो है ना वो भी राजी हो गया है। तो वो भी इन्होंने अभी एक पैक्ट साइन किया, एग्रीमेंट साइन किया है कि जो 3 छोटे छोटे जो स्मॉल लोकल पब्लिशर है ऑस्ट्रेलिया के उनके साथ। तो वे कौन कौन से हैं, तो यहाँ पर सबसे पहले स्क्वाड्स मीडिया, उसके बाद है सोलिस्टिस मीडिया, फिर बाद में है प्राइवेट मीडिया। तो इन 3 लोकल जो पब्लिशर उनके साथ पैक्ट साइन हुआ कि आपको हम पेमेंट करेंगे जो भी हम आपका न्यूज़ कंटेंट उठाकर अपने फेसबुक प्लेटफॉर्म पर अगर चलाते हैं तो इसके अलावा यहाँ पर जो फाइनेंशियल डिटेल है ना एग्रीमेंट के बारे में वो रिफिल नहीं की गई कि कितना पेमेंट करोगे आप। और इसके अलावा जो ऑस्ट्रेलियन ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन है वो भी यहाँ पर बात कर रही है फेसबुक के साथ इसी के रिगार्डिंग। और ऑस्ट्रेलिया ने अभी कल ही लॉ पास किया है, तो ये दुनिया का पहला देश है जिसने ये लॉ पास किया है। इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन आ सकता है, ध्यान रखिएगा। तो अभी गूगल ने भी जो है ना, गूगल जो है वो भी एग्रीमेंट साइन कर चुका है पब्लिशर के साथ, तो वही फेसबुक ने भी कर लिया है। तो ये अभी इनको पेमेंट करनी होगी जितने भी न्यूज़ पब्लिशर होंगे ऑस्ट्रेलिया में। ओके, ध्यान रखिएगा, पहला देश ये है जिसने पास किया। अभी यूरोप में बातें चल रही है लेकिन अभी कोई बिल वगैरह पास नहीं हुआ है इसके रिगार्डिंग, और भारत में भी अभी कोई बिल वगैरह पास नहीं हुआ है इसके रिगार्डिंग। और आगे बात कर रहे हैं कि जो यहाँ पर टेक गिगांट्स है, टेक गिगांट्स कौन है, यही जो गूगल जो फेसबुक है। तो यहाँ पर वो कुछ जो है ना मीडिया कंपनीज को चूज कर सकते हैं अपने हिसाब से, जिनको यहाँ पर जिनके साथ ये टाई अप बनाकर चलना चाहेंगे, जो न्यूज़ पब्लिशर की कंपनीज है उनके साथ। तो ये गवर्नमेंट आर्बिट्रेटर भी यहाँ पर अपॉइंट होगा अगर किसी तरीके की प्राइस सेटलमेंट जो है नहीं बन पा रही है न्यूज़ पब्लिशर में और फेसबुक में, तो उसके तहत जो है यहाँ पर एक गवर्नमेंट के द्वारा एक बंदा लगाया जाएगा कि इनकी सहमति करवाओ कितने यहाँ पर जो है प्राइस डिटेल के हिसाब से जो है यहाँ पर न्यूज़ कंटेंट के प्रति जो है पेमेंट होगी फेसबुक की तरफ से। और आगे जो न्यूज़ है यहाँ पर बात कर रहे हैं कि जो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड है ना, वो अभी पार्टनरशिप करिए गूगल और फेसबुक के साथ NUE में। तो NUE क्या चीज़ है, इसको हम बोलते हैं न्यू अम्ब्रेला एंटाइटी। तो इसका मतलब क्या है, ये इकट्ठे होकर ना काम करेंगे कहाँ पर, भारत की जो डिजिटल मार्केट है ना यहाँ पर। तो देखो
भारत की जो डिजिटल पेमेंट मार्केट है, सॉरी वहाँ पर भारत की जो डिजिटल पेमेंट मार्केट है ना, ये अभी काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है। मतलब कि अगर आप भी कोई चीज़ अमेजोन से मंगवाते हो ना, तो आपकी कार्ड की डिटेल्स जो है ना, अमेजोन का जो यहाँ पर जो मर्चेंट होगा, जहाँ पर आपने बिल देना है, पेमेंट करनी है, तो आपका कार्ड डिटेल्स ऑलरेडी वहाँ पर सेव है। आप सिर्फ सीवीवी वहाँ पर लगाते हो, आपकी पेमेंट हो जाती है। तो यही है डिजिटल पेमेंट सिस्टम हो गए। तो इसकी मार्केट काफ़ी बढ़ती जा रही है। तो अभी नए प्लेयर्स जो है ना, वो और आना चाह रहे हैं इस मार्केट में। तो अभी नया एक न्यू अम्ब्रेला एंटाइटी बनने जा रही है रिलायंस की फेसबुक और गूगल के साथ। हालांकि इसमें जो ज़्यादा शेयर होगा ना, वो रिलायंस यूनिट का होगा। एक दूसरी कंपनी है इन्फीबीम रेवेन्यू, तो ये कंपनी है किसकी? हम भारत की। ओके, तो इन दोनों का ज़्यादा शेयर होगा। गूगल और फेसबुक का अभी जो स्टेक होगा बहुत कम होगा। इसके अलावा जो और कंसोर्टियम बन चुके हैं, तो कंसोर्टियम ग्रुप होता है हमेशा किसी भी इन्वेस्टर्स का, याद रखिएगा। तो यहाँ पर और जो कंसोर्टियम बन चुके हैं, टाटा, HDFC बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक और मास्टर कार्ड, और यहाँ पर जो है पेयू और भारती। तो इन्होंने भी हाल ही में यहाँ पर इकट्ठे होकर RBI को प्रपोजल भेजा है। तो जो अभी जो रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड का जो है यहाँ पर पार्टनरशिप हो, इन्होंने भी अभी प्रपोजल ही भेजा है RBI को। तो अभी समय लगेगा, पहले 6 महीने का समय लगेगा, और RBI अच्छे से इनकी डिटेलिंग देखेगा, फिर बाद में अप्रूवल देगा कि हाँ कि आप उतरेंगे कि नहीं उतरेंगे डिजिटल पेमेंट मार्केट के क्षेत्र में। ओके, तो अभी ये टाटा वाले भी अभी एप्लीकेशन लगाकर बैठे हैं, और रिलायंस वाले भी अभी एप्लीकेशन ही लगाकर बैठे हैं। और दूसरी ओर जो अमेजोन है, ICICI बैंक, एक्सिस बैंक, पाइन लैब, बिल डेस्क, वीज़ा, ये तो ऑलरेडी इस मार्केट में है। ओके, तो आपको फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। और दूसरी ओर जो पेटीएम है, इंडसलैंड बैंक है, ओल्ड फाइनेंशियल, सेंचुरम है, फाइनांस है, जाटा पे है, EPS, ये भी जो है इस मार्केट में ऑलरेडी है और आपको फैसिलिटी जो है प्रोवाइड कर रहे हैं। तो यहाँ पर एक बात मैं इंपॉर्टेंट बात करना चाहता हूँ कि कल मैंने ना एक एडिटोरियल डिस्कस किया है, कल के न्यूज़पेपर का 26 तारीख का। तो वहाँ पर मैंने अच्छे से बताया कि जो आपकी कार्ड की डिटेल्स जो स्टोर रहती है ना, इन जो बिल डेस्क जैसी कंपनी है जो यहाँ पर आपकी पेमेंट करती है अमेजोन के बिहाफ पर या किसी भी प्लेटफॉर्म के बिहाफ पर, तो उसका कोई रिस्क हो सकता है। तो उसके रिगार्डिंग वो एक बार लेक्चर जरूर सुनिए, आपको काफ़ी कुछ जो है नया सीखने को मिलेगा। और हम आगे बात करें स्टॉक मार्केट के बारे में, तो यहाँ पर 9 महीने का सबसे ज़बरदस्त जो है ना फॉल देखने को मिला, डिक्लाइन देखने को मिला है हमारी स्टॉक मार्केट में। तो 3.8% के हिसाब से यहाँ पर गिर गया शुक्रवार को। तो यहाँ पर वर्स्ट जो है ना डे इसको माना गया है डिक्लाइन का पिछले 9 महीनों में। तो इसका जो रीज़न है वो क्या माना जा रहा है? तो इसका रीज़न माना जा रहा है कि अभी US में जो यहाँ पर स्टॉक एक्सचेंज ना, स्टॉक मार्केट हो, वहाँ पर बॉन्ड यील्ड काफ़ी ज़्यादा मिलने शुरू हो गए जो वहाँ के इन्वेस्टर्स थे। तो जिसके तहत वहाँ पर भी उन्होंने अपने शेयर्स बेचने शुरू कर दिए। सो बॉन्ड यील्ड का कहने का मतलब होता है कि अगर आपने किसी जगह किसी भी चीज़ का शेयर खरीदा है ना, आपने इन्वेस्ट किया है, तो आपकी वैल्यू जो है ना काफ़ी बढ़ गई है पैसे की, बॉन्ड यील्ड काफ़ी बढ़ गया है। तो आप क्या करोगे? आप फट से जो है ना दोबारा से उसको बेच दो कि जितना भी यील्ड आए मेरे पास दोबारा से आ जाए। जितना भी मैंने अगर 1 रुपया लगाया तो मेरे 5 रुपये बन रहे हैं, तो आप उसको बेच दोगे, 5 रुपये अपनी जेब में डाल दोगे। ओके, तो इस तरीके से यहाँ पर US में देखा गया, जिसकी वजह से भारत की मार्केट में से भी लोगों ने पैसे निकालने शुरू कर दिए। तो यहाँ पर 8,000 करोड़ से ज़्यादा की जो रकम है ना, वो जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स उन्होंने निकाल दी है, वो इतने के शेयर बेच दिए हमारी मार्केट में से। तो जब भी यहाँ पर शेयर बिक जाते हैं ना, हमेशा तब ही जो है ना मार्केट में डाउनफॉल आता है, जब इन्वेस्टर्स अपना पैसा दोबारा जो है वापस खींच लेते हैं। ओके, तभी जो है हमेशा हमारा इंडेक्स जो है वो गिरता है, चाहे वो निफ्टी है चाहे वो सेंसेक्स है। आई होप आपको बातें समझ आ रही हैं। तो अभी जो निफ्टी है ना वो 568 पॉइंट्स नीचे गिरा है, जो सेंसेक्स है वो 1939 पॉइंट्स नीचे गिरा है। और ओवरऑल जितनी भी एशिया की मार्केट है ना, तो वहाँ पर भी 2 से 4% की यहाँ पर जो गिरावट देखने को मिली है, बिल्कुल वॉल स्ट्रीट के यहाँ पर उसके चलते। तो वॉल स्ट्रीट का यहाँ पर न्यूयॉर्क का ये स्टॉक एक्सचेंज है USA का, ध्यान रखिएगा। और इसके अलावा जो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स है, उन्होंने यहाँ पर 1500 करोड़ के शेयर जो है वो खरीदे हैं इंडियन स्टॉक्स में। और इसके अलावा और भी रीजंस इसके बताए गए हैं। एक तो US में जो है शार्पली लोगों ने शेयर बेचने शुरू कर दिए कि बॉन्ड यील्ड ज़्यादा मिल रहा है तो बेचो, मुनाफा कमाओ। और दूसरा यहाँ पर जो है जो कमोडिटी के प्राइसेस, महंगाई जो बढ़ रही है भारत में, ये भी रीज़न है। और तीसरा जो अभी कोविड के केसेस निकल कर आ रहे हैं और लग रहा है कि लॉकडाउन लग जाएगा किन्हीं किन्हीं एरियाज़ में। और अगर लॉकडाउन लग गया तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बंद हो जाएंगी। अगर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बंद हो जाएंगी तो जिन्होंने पैसा लगाया है तो उनको डर रहेगा कि हमारा पैसा डूब जाएगा, तो इसलिए उन्होंने पैसे अपने बाहर निकाल लिए। तो ये कुछ इंडेक्सेज हैं, कुछ कंपनीज़ हैं जहाँ पर आप जो है जहाँ पर शेयर बेच गए हैं लोग, और यहाँ पर जिनको लॉस हुआ है, तो यहाँ पर ये भी चीज़ आप देख सकते हो, अलग अलग कंपनीज़ हैं। और आगे जो न्यूज़ है यहाँ पर बात कर रहे हैं कि आउट ऑफ रिसेशन नॉट आउट ऑफ द वुड्स। कहने का मतलब है रिसेशन से तो हमारी इकॉनमी बाहर आ रही है, लेकिन अभी भी बहुत सारे सेक्टर्स ऐसे हैं जहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन अभी भी है। तो इसी के रिगार्डिंग बात कर रहे हैं कि जो फिस्कल ईयर 20 की बात करें तो वहाँ पर 5.4% की ग्रोथ थी। और अभी अगर फिस्कल ईयर 21 की बात करें तो Q3 की अगर रिपोर्ट देखें तो 0.4% की जो है ग्रोथ देखने को मिली। तो यहाँ पर आप कर्व देख सकते हो, कहीं 5.4 था, तो फिर बाद में पैंडेमिक आना शुरू हो गया, तो धीरे धीरे इकोनॉमी जो थी वो पूरी तरह से डूब गई, और फिर धीरे धीरे जो है
-24% से फिर धीरे धीरे ऊपर शुरू हुई, -7.5% तक पहुंची, अभी 0.4% तक जो है पहुंची है। तो इसके बारे में यहाँ पर बात कर रहे हैं कि थोड़ा सा इकोनॉमिक ग्रो जो है हम जो है यहाँ पर अनुभव कर रहे हैं, जो नया जो Q3 का जो डाटा आया उसके रिगार्डिंग। तो अभी कुछ सेक्टर्स ऐसे हैं जहाँ पर एडवांस एस्टीमेट यहाँ पर लगाया जा रहा है, कुछ -7.7% का, -8% का। तो कुछ सेक्टर्स अभी भी ऐसे हैं, तो इसका मतलब निकल कर आता है 1.1% अभी कॉन्ट्रैक्शन है, जो यहाँ पर Q4 का जब रिजल्ट आएगा फिजिकल ईयर 21 का। और अभी दूसरा यहाँ पर बात कर रहे हैं कि कुछ सर्विस ऐसी हैं जैसे जहाँ पर जो है ग्रोथ देखने को मिली है, फॉर एग्जांपल फाइनेंशियल सर्विसेज की अगर बात करें तो। लेकिन ओवरऑल सर्विसेज की बात करें तो वहाँ पर अभी भी जो ना इकोनॉमी सिकुड़ी हुई है। Q3 की जो रिपोर्ट आई है 1% के हिसाब से जो है अभी भी कॉन्ट्रैक्शन है। तो अभी क्या करना क्या है, तो सबसे पहली बात तो वैक्सीन को ना बहुत बड़े पैमाने पर जो है हमें रोल आउट करना होगा। जैसे अभी मैंने डिस्कस किया कि 2 लाख के ऊपर के जो है ना यहाँ पर वैक्सीनेशन की गई है कल की तारीख को ही। तो इसी तरीके से और नंबर बढ़ाने होंगे हमें। और साथ ही साथ जो यहाँ पर कोविड रिसर्जेंस जो है ना उसको यहाँ पर हमें जो रिस्क है उसका, तो उसके बारे में हमें सोचना होगा कि आने वाले समय में लॉकडाउन वगैरह ना लगे। और आगे बात कर रहे हैं व्हाट्सएप की, तो व्हाट्सएप यहाँ पर बात कर रहा है कि वो सभी ऑप्शंस के ऊपर फोकस कर रहा है, सिर्फ अपने जो एनक्रिप्शन की टेक्नोलॉजी है उसमें किसी तरीका का वो बैंड जो है नहीं चाहता है। तो भारत सरकार ने कल ही जो है ना नई यहाँ पर रूल्स निकाले हैं इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के रिगार्डिंग, जहाँ पर उन्होंने कहा है कि व्हाट्सएप, सिग्नल और टेलीग्राम जैसे जितने भी मैसेजिंग ऐप्स हैं उनको अभी आइडेंटिफाई करना होगा। यहाँ पर जो यूनिक यहाँ पर जो आइडेंटिफायर है, कहने का मतलब है कि जिस बंदे ने भी कोई फेक इन्फॉर्मेशन आपके प्लेटफॉर्म पर चलाई है ना, तो वहां पर उसका जो पहला ओरिजिनेटर था, जिसने ओरिजिन किया है, जिसने शुरुआत की है, उसको आपने ट्रेस करना है। तो ये बात यहाँ पर जो है नए रूल्स के रिगार्डिंग कही जा रही है। तो यहाँ पर बात कही जा रही है एंड टू एंड एन्क्रिप्शन के बारे में। तो एंड टू एंड एन्क्रिप्शन क्या होता है, जैसे मैं व्हाट्सएप पे मैसेज कर रहा हूँ, मैंने अपने किसी दोस्त को मैसेज किया, तो वो एंड टू एंड एन्क्रिप्शन है। मेरी ओर से यहाँ पर एन्क्रिप्शन हुई, फिर बाद में मेरे दोस्त तक मैसेज पहुंचा, उसने डिक्रिप्ट किया और मैसेज पढ़ा। तो इन दोनों के बीच में तीसरा कोई नहीं आ रहा है। ओके, तो अभी व्हाट्सएप यही बात कर रहा है कि अगर तीसरा कोई बीच में आएगा तो इसमें जो यूजर की प्राइवेसी है ना वो लीक हो जाएगी कि क्या बातें चल रही हैं दोनों में। ओके, तो यहाँ पर चिंता हो जाएगी कि इसका मिस यूज जो है आने वाले समय में हो सकता है। और इसके अलावा ये भी यहाँ पर बात कही जा रही है कि अगर हम ट्रेसिबिलिटी के ऊपर फोकस करते हैं ना, कि पहले सबसे पहले ये फलाना जो यहाँ पर कंटेंट है जो कि दंगे फैला रहा है या फिर जो यहाँ पर मिस इन्फॉर्मेशन फैला रहा है, तो वो पहले किसने यहाँ पर डाला है। अगर हम इसको ट्रेसिबिलिटी की ओर लेकर जाते हैं ना, तो इससे हमें जो हमारा जितना भी टेक्नोलॉजी का आर्किटेक्चर है उसको कंप्लीटली चेंज करना पड़ेगा। और साथ ही साथ व्हाट्सएप की अगर बात करें तो 400 मिलियन से ज़्यादा के यहाँ पर यूजर है भारत में। और कुछ लीगल एक्सपर्ट्स ये भी कह रहे हैं कि यहाँ पर ट्रेसिबिलिटी हो सकती है, उसके लिए यहाँ पर हमें एंड टू एंड एन्क्रिप्शन से किसी भी तरीके का कॉम्प्रोमाइज करने की जरूरत नहीं है। और भारत सरकार भी यही कह रही है कि हमें ट्रेसिबिलिटी चाहिए। हमें ये नहीं चाहिए कि आप किसी का मैसेज कंटेंट जो है उसको आप बाहर खुलासा कर दो, उसको डिस्क्लोज कर दो, वो लीक कर दो। हमें जो मतलब है ना वो ये ट्रेसिबिलिटी से है कि आप इसके ऊपर काम करो। और आगे जो न्यूज़ है वो है प्योर पॉलिटिक्स वाले पेज में। तो यहाँ पर बात करें खेलो इंडिया विंटर गेम्स के बारे में, तो अभी इसी का सेकंड एडिशन जो है वो शुरू हो चुका है गुलमर्ग में। ओके, जम्मू कश्मीर यूटी में। याद रखिएगा सेकंड एडिशन जो है गुलमर्ग में हुआ है। तो यहाँ पर ये स्पिरिट बताता है एक भारत श्रेष्ठ भारत, इसके तहत यहाँ पर ऐसे प्रोग्राम्स करवाए जा रहे हैं। तो यहाँ पर जो मिनिस्ट्री ये प्रोग्राम करवाती है, कृपया उसका नाम जरूर बताएं मुझे कमेंट बॉक्स में। तो ये आपके लिए क्वेश्चन है। तो यहाँ पर इससे यहाँ पर फायदा क्या होगा आने वाले समय में, भारत को यहाँ पर जो अपने बच्चे हैं उनको तैयार करना है कि जो बड़े बड़े प्लेटफॉर्म है जैसे ओलंपिक है या फिर कॉमनवेल्थ गेम्स है, वहां पर जाके वो अच्छा परफॉर्म करे और भारत के लिए जो है ना मेडल्स लेकर आए। और आगे जो न्यूज़ है वो है इकोनॉमी माइक्रो मैक्रो और मोर वाले पेज में। तो यहाँ पर जो हमारे कोर सेक्टर है, तो वहां पर जो ग्रोथ है ना वो धीमी पड़ गई है जनवरी महीने में। यहाँ पर जो डाटा है उसके रिगार्डिंग, तो यहाँ पर बात करें जो हमारे 8 कोर सेक्टर हैं, कोर सेक्टर इंडस्ट्रीज, यहाँ पर 0.1% का जो है ग्रोथ देखने को मिला है ईयर ऑन ईयर। मतलब कि पिछले साल भी जो जनवरी महीने में जो ग्रोथ था ना उसके मुकाबले जो इस साल हुआ सिर्फ 0.1% का हुआ। हालांकि दिसंबर में 0.2 का एक्सपेंशन यहाँ पर देखने को मिला था, लेकिन फिर दोबारा जो डाउनफॉल आ गया। और अभी अप्रैल से लेकर जनवरी 2020-21 का जो डाटा है ना उसके रिगार्डिंग जो आउटपुट निकल कर आती है हमारे कोर सेक्टर इंडस्ट्रीज की, उसमें भी गिरावट देखने को मिली है। कॉन्ट्रैक्ट हो गया है, पूरा सिकुड़ गया 8.8% के हिसाब से। और यहाँ पर जो ग्रोथ रेट है वो भी 0.8% के हिसाब से गिरी है। तो ये 8 कोर सेक्टर है, इसके बारे में पता होना चाहिए। कोल, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, रिफाइनरी प्रोडक्ट्स, फर्टिलाइजर, स्टील, सीमेंट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। और इनमें से सिर्फ 3 ही सेक्टर ऐसे हैं, फर्टिलाइजर, स्टील और इलेक्ट्रिसिटी, जहां पर ग्रोथ जो है पॉजिटिव में है और बाकी में सब जहां नेगेटिव चली गई है, मतलब आउटपुट प्रोडक्शन बहुत कम हो गई है। तो अगर ओवरऑल देखते हैं तो 0.1% की ग्रोथ निकल कर आती है पिछले साल के कंपेरिजन में। तो इस ग्राफ को देखो, जून 2020 में माइनस चली गई थी, -12.4, तो अभी ये मतलब 0.1% के आसपास पहुंची है। और आगे जो न्यूज़ है वो है कंपनीज वाले पेज में। तो यहाँ पर फैक्ट चेकर्स कह रहे हैं जो यहाँ पर फेसबुक के लिए काम करते हैं कि जो नए रूल्स भारत सरकार लेकर आई है उससे जो फेक न्यूज़ है ना वो काफ़ी हद तक कम होगी।
तो इसके तहत जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उनको यहाँ पर मैंडेटरी है कि 36 घंटों के अंदर अंदर जो भी अगर कोई अनलॉफुल कंटेंट है उसको रिमूव करना होगा इनको। और यहाँ पर कॉम्प्लाइंस और ग्रीवेंसेस ऑफिसर्स भी जो है ना उनको अपॉइंट करना होगा इंडिया में, ताकि जो हमारे लोग हैं अपनी शिकायतें जो है इनके पास लेकर जाएं और ये प्रॉब्लम का ना सोल्यूशंस निकालें। और साथ ही साथ यहाँ पर ओरिजिनेटर होगा किसी भी यहाँ पर गलत मैसेज का, उसको फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पर जो है बात कही गई है। और आगे जो न्यूज़ है वो है अराउंड द वर्ल्ड वाले पेज में। तो यहाँ पर बात करें हुआवे की। हुआवे एक चाइनीज़ कंपनी है, तो यहाँ पर यूएस ने काफ़ी सैंक्शंस इसके ऊपर लगाई हुई हैं और ये वर्ल्ड की लार्जेस्ट टेलीकम्युनिकेशंस इक्विपमेंट मेकर है। तो अभी ये कन्वर्ट होने जा रही है, शिफ्ट कर रही है, अपना स्ट्रेटेजिक शिफ्ट कर रही है ईवी व्हीकल्स में। ओके, तो ई व्हीकल्स में ये इन्वेस्ट करने जा रही है, तो उसका प्रोग्राम जो है वो तैयार कर रही है। तो उसके रिगार्डिंग ये न्यूज़ आई थी। तो यहाँ पर ये काफ़ी जो अलग अलग फर्म्स हैं, तो यहाँ पर जैसे चंगन ऑटोमोबाइल की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर ये जो है बातचीत कर रहे हैं कि आप हमें स्पेस दें, अपने प्लांट में आप काम करने के लिए हमें मौका दें, हम अपने जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं आपके प्लांट में जो है यहाँ पर उनकी शुरुआत करना चाह रहे हैं, बनाना चाह रहे हैं। तो अभी जो है नई मार्केट में जो है कदम रख रही है हुआवे। और आगे जो न्यूज़ है यहाँ पर बात करें कि यूएस ने स्ट्राइक की है ईरान बैक्ड जो मिलिटेंट्स हैं ईस्टर्न सीरिया में। तो यहाँ पर 22 फाइटर जो है ना किल कर दिए गए। तो यहाँ पर क्यों किया यूएसए ने ऐसा? यूएसए का यहाँ पर कहना है कि इन्हीं के द्वारा जो है ना इराक में जो यहाँ पर इनके ट्रूप्स है यूएसए के, तो उनके ऊपर लगातार जो रॉकेट्स दागे गए थे। ओके, तो रॉकेट अटैक हुआ था हमारी आर्मी के ऊपर, जिसका यहाँ पर जवाब देते हुए हमने यहाँ पर हमला किया है ईस्टर्न सीरिया पे, ईस्टर्न सीरिया बॉर्डर पे, जहाँ पर हमने 22 जो फाइटर्स हैं उनको हमने मार गिराया है। तो ये थोड़ी सी झलक देखिए, ये सीरिया है, इधर वाली साइड मेडिटेरियन सी है, इधर से टर्की का बॉर्डर लगता है, ये इसका ईस्टर्न फ्रंट है जहां पर हमला हुआ है, ये इराक के साथ इसका बॉर्डर है। ओके, तो यहाँ पर जॉर्डन है। तो यहाँ पर ये कौन सा कंट्री है, इसका मुझे आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में। तो टेंशन ना ले, ये भी इराक ही है। तो यहाँ पर मुझे इसका नाम बताइए, ये कौन सी कंट्री है? तो इसके भी आधी कंट्री के ऊपर टर्की का कंट्रोल है, तो इसका नाम बताइए कौन सा कंट्री है। और अभी समय है शीशे के सामने जाने का। ये 3 वर्ड्स हैं, एलिवेट, अलोर एंड अमलगामेट। तो इनके ऊपर आप पढ़िए, इनका मतलब समझिए और इनकी जो है प्रैक्टिस कीजिए शीशे के सामने जाकर। और अभी समय है आज का इकोनॉमिक कंसेप्ट डिस्कस करने का। जो आज का टॉपिक है वो है बैड डेट। तो बैड डेट क्या होता है? ये एक तरह का लोन होता है जो किसी बोरर के द्वारा जो है लोन लिया जाता है, लेकिन बाद में जो है ना वो बैंकरप्ट हो जाता है, इतने काबिल नहीं होता कि उस लोन को वापस चुका पाए। तो ऐसे लोन को हम बोलते हैं बैड डेट, बुरा डेट। ओके, तो इसी को आगे जाकर हम एनपीएस भी बोल देते हैं बाद में, जब किसी बैंक को ओवरऑल हम सिनेरियो देखते हैं, बोल देते हैं नॉन परफॉर्मिंग एसेट जो है किसी बैंक के काफी बढ़ गए। तो वो ओवरऑल टर्म यूज करते हैं जब एक बैंक के द्वारा नंबर ऑफ बोरोवर्स जो है यहाँ पर डिफॉल्टर हो जाते हैं, जहाँ बैंकरप्ट हो जाते हैं। और अभी समय है नक्शे को पहचानने का। तो आइडेंटिफाई करो ये कौन सा राज्य है। तो अभी पिछले नक्शे की डिटेल्स जानते हैं। तो हमने कल क्वेश्चन पूछा था, मध्य प्रदेश वो राज्य था। तो यहाँ पर जिन जिन राज्यों के साथ ये बॉर्डर टच करता है, सबसे पहले राजस्थान है, फिर उसके बाद उत्तर प्रदेश है, उसके बाद छत्तीसगढ़ है, फिर महाराष्ट्र है और फिर गुजरात है, जिन राज्यों के साथ जो है मध्य प्रदेश का बॉर्डर टच होता है। और इसके अलावा जो इसके रीजन है अलग अलग, मालवा, बुंदेलखंड, बघेलखंड, निमार, महाकोशाल, ओके, ग्रिड। तो ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ग्रिड रीजन जो है ना यहाँ पर इंक्लूड करता है चंबल डिवीजन को भी। तो ये सभी अलग अलग डिवीजन है, रीजन्स हैं मध्य प्रदेश के, इनका ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। फॉर्मेशन इसकी हुई थी 1 नवंबर 1956 को। कैपिटल भोपाल है, बड़ा शहर इंदौर है। और इसके अलावा जो यहाँ पर चीफ मिनिस्टर है वो है शिवराज सिंह चौहान, जो गवर्नर है वो है आनंदीबेन पटेल, एडिशनल चार्ज है अभी उनके पास। जो इनकी यूनिकैमरल हाउस है इनका, तो यहाँ पर 230 सीट्स हैं। लोकसभा की यहाँ पर 29 सीट्स हैं, राज्यसभा की 11 सीट्स हैं। और हाईकोर्ट जो है वो है मध्य प्रदेश हाईकोर्ट। और अभी बात करते हैं सिंबल्स की। तो डांस जो है इनका, उसका नाम है माच। जो स्टेट मैमल है वो है बारहसिंगा। स्टेट बर्ड जो है इंडियन पैरासाइट फ्लाई कैचर। जो फिश है वो माशीर। फ्लावर है व्हाइट लिली। फ्रूट है मैंगो। ट्री है बनियन ट्री। तो आई होप आपको लेक्चर अच्छा लगा है, तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।